हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक बारी फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस सफल सीरीज में। तो सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो, आज आप कौन सा चैप्टर जो है, कौन सी यूनिट जो है पढ़ाने वाले हो। तो भाई देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो यूनिट है वो शुरू करेंगे। क्या है भाई, तो देखो ऑलमोस्ट हमारे खत्म ही होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे जो एक दो अगर यूनिट्स की हम बात करें उसको छोड़ के सारे हो गए हैं। आज की यूनिट की हम बात करें तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे सर। किसके बारे में बात करोगे सर, तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, और हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अच्छा याद रखना हमेशा कि किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली है भाई ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है कम्युनिकेशन। इसकी हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। सो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर मैं बात करूं इस लेक्चर की हम बात करूं तो दो पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट वन है हमारा ये, ठीक है, और ये क्या है, ये पार्ट टू है। थोड़ा सा ये क्या है सर, ये पार्ट हमारा टू है। ठीक है सर, ये पार्ट वन है, पार्ट टू है। और पार्ट वन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट हम टू को पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में, एंड देन फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, लास्टली हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। क्लियर हुआ। चलिए अब देखो, यहां पे सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने पहले कभी पढ़ी ना हो। जैसे हम क्लास 10th की हम बात करें, आपने एक चैप्टर पढ़ा लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमीज, है ना, तो इसकी हम बात करें तो इसमें आपने प्रॉपर तरीके से आपने रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। अब आप कहोगे सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, नहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही सारी सेम चीज है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये भी आपको आता होगा। कहने का मतलब ये है कि सीयूईटी के एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डिटेल्स जो है, कुछ नंबर जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, और आपको जो करंट अफेयर्स हैं उससे भी थोड़ा बहुत अवेयर रहना है। उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। बहुत दिन हो गए स्कूल स्कूल खेलते खेलते। अब बारी किसकी है भैया, बारी थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। आपके लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके हिसाब से जो आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ जो है थोड़ा सा आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। वो जो सिलेबस निकाला है ना एनटीए ने, तो उसको ना यहाँ पर पहले उसको देख लें, उसको पहले एनालाइज करना, उसके हिसाब से जो है पढ़ना। क्लियर हुआ। चलिए तो भाई बहुत ज्यादा होगी फिलोसफी झाड़ दी बहुत ज्यादा। अब एक काम कर लेते हैं, आप स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को, पहले पार्ट को जो स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो बात करें हम किसके बारे में, बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया, ऑलरेडी बताया कि भाई आपने एक चैप्टर पढ़ा है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और हमेशा याद रखना बेटा कि जैसे जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है, आप उन सब में अगर जाके देखोगे ना तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग ही लेवल का है। कि अगर आप किसी इकोनॉमी में आगे, आप किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, आपको रोड, उसका जो रोड नेटवर्क है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, वेदर इट इज रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस, है ना, एयरवेज, वाटरवेज, तो तमाम जो है तरीके के जो है ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। अगर ये हमने स्ट्रांग कर दिए तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि मतलब देखो होता क्या है, हम ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम। अगर चीजें जल्दी हो रही हैं तो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है टाइम इज रियल मनी, क्यों बोला जाता है, तभी तो बोला जाता है ना, चीजें जब जल्दी जल्दी होंगी तो डिले नहीं होगा, तो हमारी इकोनॉमी भी जो है क्या करेगी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। आप जैसे चाइना की बात करो, आप यूएसए की बात करो, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ये जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना, तो यहां पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगा सर, इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। अच्छा देखो, अब आपने सुना होगा कि सर ये चैप्टर तो ऐसे चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था, वहां पर हमने पूरी दुनिया की बात की है। पार्ट वन में हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसकी हम बात करें यहाँ पे इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो है बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से, बहुत अच्छी बात है, तो इतना समझ में आना चाहिए आप। तो हम यहां पर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए तो देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, और बात करते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्या होते क्या है भाई। हम अगर बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो होते क्या है, तो सबसे पहले हमारा लैंड होता है, ऑब्वियस सी बात है, जमीन से, है ना, जमीन से हम जुड़े हुए हैं, घर हमारे जमीन पे बने हुए, हवा में तो रहते नहीं हो, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन होगा। दूसरी की हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन, भाई पानी भी दिया है ना, 71% तो वाटर है, 71% तो वाटर है ना। तो वाटर की अगर मैं बात करूं तो 71% वाटर है, तो वाटर से भी अच्छा खासा ट्रेड होता है। और वाटर का तो ऐसा बोलते हैं कि भाई सबसे चीपेस्ट होता है। तो आप देखोगे मैक्सिमम जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, आधे से ज्यादा इंटरनेशनल 70-80% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आपका किससे हो रहा है, थ्रू वाटर हो रहा है। अगर मैं बात करूं सी वेज की बात करूं, है ना, ओशियनिक रूट की हम बात करें, तो यहां पर मैक्सिमम इसका इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा चीप होता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं एयर। अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करना है, बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है भाई, एयर होता है। क्लियर हुआ। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया। जैसे हम बात करें लैंड की, तो लैंड पे क्या क्या दिखता है आपको, लैंड पे आपको कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखते हैं, तो सबसे पहले आपको रोड दिखती है, भैया घर के बाहर निकलते हो, घर के बाहर ही रोड जा रही होती है। दूसरा आपको क्या दिखता है भाई, रेलवे दिख जाती है। और तीसरा आपको पाइपलाइन, पाइपलाइन जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन होता तो जमीन पर ही है ना। चलिए सर बहुत अच्छी बात है।
अब हम बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर भी दो तरीके का होता है। एक तो आपके देश के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे कैनाल्स वगैरह हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ट्रेडिंग होती है। उनके थ्रू जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, काफी चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। क्लियर हुआ? जैसे हम लैंड की, इनलैंड की बात करें, लैंड मतलब विद इन अ कंट्री आपके जो है ट्रेड हो रहा है ना। फिर हम बात करते हैं सी वेज की, ओशनिक। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो हमारे भारत से एक्सपोर्ट होके बहुत सारी चीजें जाती हैं बाहर, तो वो कैसे जाती हैं, वो सी रूट के थ्रू हो जाती हैं। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। जो मर्चेंट नेवी में होते हैं, क्या करते हैं, ये तो करते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं एयर की। एयर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो आप विद इन अ कंट्री आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको लेट्स से कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप फ्लाइट ले सकते हो, 2.5 या 3 घंटे में आप पहुंचा देंगे। वैसे आप जाओगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, ट्रेन से भी जाओगे तो 1 दिन लग जाता है, आपको 24 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की हम बात करें तो भैया ये जब आप किसी दूसरे देश में जा रहे होते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बोल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने पढ़ी ना हो, ये सारी चीजें आप जो है पढ़ चुके हो, और आप खुद भी अगर पढ़ते हो ना तो ये आप प्रॉपर तरीके से, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझना पड़े, है ना। ये सारी कुछ फैक्चुअल डिटेल्स दे रखी हैं, उनको आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक करके सारे जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, है ना। रोड ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो देखो, रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? पहली बात तो यह कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क जो है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर मैं 2021 की डेटा की बात करूं तो लगभग जो आप देखोगे 62.16 लाख किलोमीटर जो है हमारी लेंथ है रोड्स की, है ना। तो आप हाँ, क्वालिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है नंबर, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, मतलब हम चाइना, यूएस के साथ आते हैं। क्लियर हुआ? रोड की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, अगेन सुनना थोड़ा ध्यान से। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप देखोगे 85% जो पैसेंजर हर साल की हम बात कर रहे हैं, और आप देखोगे 70% ऑफ फ्रेट जो है वो आप देखोगे प्रॉपर तरीके से जो है हम इस्तेमाल करते हैं रोड्स का। अब देखो रोड इतना इतना जरूरी क्यों होता है? रोड इतना जरूरी इसलिए होता है कि रोड जो होता है ना, वो अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी हमें कनेक्ट करता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान के चलो कि आपको जो है जाना है कहीं, लेट्स से आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली से आपको जाना है मुंबई, और आप ट्रेन से जाना चाहते हो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर के आगे तो ट्रेन निकलती नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने गेट खोला और सीधा ट्रेन में बैठ गए, आपको रेलवे स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप? ट्रेन या फिर रोड? तो रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे ना। रोड का इस्तेमाल करके आप दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट करते हो। समझ में आया? तो रोड जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हम लोग, आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लोग हैं रोड्स का यूज करते हैं। जब कहीं दूर जाना होता है तो हम रेलवे का, अब बजट कम है तो रेलवे का, और अगर पैसा वैसा खूब अच्छा खासा है तो हम एयरवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अब देखो आजादी से पहले बहुत सारे प्लान्स वगैरह बनाए गए, नागपुर प्लान वगैरह बनाए गए, है ना। तो वो बन नहीं पाए। आप देखोगे वो इतना ज्यादा जो है उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। प्रिंसली स्टेट्स से उस टाइम पर अंग्रेज जो थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन ये नहीं बन पाया प्लान। अगर मैं अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात करूं, है ना, अगर हम बात करें कॉलोनियल टाइम पीरियड की, उसके बाद आप देखोगे जब हम आजाद हुए 1947 में, तो उसके बाद हम बहुत गरीब थे। गरीब क्या थे, मतलब वो अंग्रेज जो थे हमें भिखारी बना के गए थे। सो वी वर लिटरली बैगर्स। सच में हम बैगर्स थे, भिखारी थे हम। अब भिखारी तो थे हम, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाना है तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और जहां बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। स्पेशली रोड नेटवर्क्स को जो है आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देखोगे 1961 के बाद जो है कुछ बहुत सारे जो रोड प्लान्स जो होते हैं बनाए जाते हैं, ताकि हमारी जो रोड्स की कंडीशन है वो सही हो, और प्लस रोड्स का एक्सपेंशन भी हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत लंबा समय जो है तय करना है हमें अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम जब बात करते हैं उसको डिवाइड करते हैं तो अलग अलग तरीके की जो है आपको रोड्स देखने को मिल जाते हैं हमारे इंडिया में। हमने उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उसके मेंटेनेंस के हिसाब से, उसकी है ना, रोड की क्वालिटी कैसी है, उसकी कितनी लागत आती है, उसके हिसाब से हमने अलग अलग पार्ट्स में जो है क्लासिफाई कर लिया है इसको। ठीक है, जैसे हम बात करें सबसे जो बड़े हाईवेज आते हैं, है ना, नेशनल हाईवेज की हम बात करते हैं, NHAI इनको बनवाता है। नेशनल हाईवेज की हम बात करें, स्टेट हाईवेज की हम बात करें, अगेन स्टेट में आप देखोगे हमारा, है ना, जो हमारे स्टेट में भी आप देखोगे, स्टेट के अंदर घुसोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट हाईवेज देखने को मिल, डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखने को मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, है ना। हम बात करें रूरल रोड्स की हम बात करें तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस फिर आप देखोगे अदर रोड्स में कौन आ जाता है, तो अदर रोड्स में आप देखोगे हमारा जो BRO होता है ना, बॉर्डर रोड जो होती है, बॉर्डर रोड, BRO जो होता है इनको बनवाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप देखोगे जो हमारी इंटरनेशनल रोड्स होती हैं, ठीक है, तो ये आ जाते हैं। इनके बारे में जो है सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं एक एक करके। जो है सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में, है ना। तो आप देखो नेशनल हाईवेज जो है अथॉरिटी को, जैसे NHAI
जो इनको देखती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है इन हाईवेज को बनवाने की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है भाई? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और आप देखोगे ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर में जो है काम करती है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई नेशनल लेवल की, अब देखो ये जो रोड्स होते हैं नेशनल हाईवेज, आपको लग रहा है ना नेशनल हाईवेज, इनके दो काम होते हैं। एक तो ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं, कैपिटल शहर जो होते हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। प्लस ये जो इंटर स्टेट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इंटर स्टेट मतलब जब आप एक स्टेट को क्रॉस कर रहे होते हो, आपको दूर जाना है कहीं, है ना, बहुत सारे हाईवे, जैसे अभी देखो अभी नया बना है ये दिल्ली टू देहरादून हाईवे, कि हम एक्सप्रेस वे बना, वो तो हाईवे नहीं एक्सप्रेस वे है, वो तो उससे भी बढ़कर होता है, तो बन गया। अब देखो आप सिर्फ दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाओगे, अभी तक 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2 घंटे में। आप समझ रहे हो ना कितना रोड की क्वालिटी अगर अच्छी हो तो कितना फर्क आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग आपको जो यहाँ पर नेशनल हाईवेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो इनका बेसिकली काम दो होते हैं, एक तो इंटर स्टेट कि भाई अलग एक बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, उसको कनेक्ट करना है ना। और वहां पर आप देखोगे जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए हो गया, है ना, फ्रेट बहुत सारी जो होती है, मतलब बहुत सारा जो माल होता है, आपने देखा वो ट्रक जो है सड़क पर दौड़ते हैं, आपने देखा वो ट्रक जो है लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ इतना इतना लंबा चलते हैं ट्रक भाई, बिल्कुल चलते हैं भाई, है ना। तो उनकी जो, अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो कोई एक माल को ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई सामान को ले जा रहे हैं, तो अगर अच्छी रोड्स होंगी तो उनका माल जल्दी पहुंचेगा ना। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम कम लगना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो आप देखोगे ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसका काम क्या होता है? रोडों को बनवाना, रोडों को कंस्ट्रक्ट करवाना, रोडों को मेंटेनेंस वगैरह का काम, ये सब किसका होता है? तो हमारा NHAI का जो है सारा काम होता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ये एक सबसे, अगर हम बात करें रोड्स की, हम बात करते हैं, रोड बनवाने की बात करते हैं, तो अब इंडिया की सबसे एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची, सबसे अपर लेवल की जो है ये बॉडी है। इसका काम ही क्या है भाई? रोड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना, और अलग अलग जो नए नए हाईवेज के प्रोजेक्ट जो हैं वो भी यही डेजिग्नेट करते हैं। क्लियर हो? बहुत सारी बिडिंग वगैरह होती है, इसका भी एक अलग सिस्टम होता है, कौन कैसे रोड बनवाएगा, तो प्रॉपर तरीके से बिडिंग वगैरह होती है, तो वो अलग चीज है। बस इतना समझ लो आप। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे ना कि ये जो रोड्स है, मेन रोड जो एक कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, इसमें पूरा इंटरवेंशन किसका होता है? तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। आपने एक इंसान का नाम तो सुना होगा जिनका काम मेरे को बहुत सही लगा, मतलब बीजेपी की हम बात करें, मैं मतलब कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, आप देखोगे ना जो हमारे नीतीश गडकरी जो है ना, नितिन गडकरी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नीतीश गडकरी बोल रहा हूं मैं, नितिन गडकरी साहब जो हैं, आप देखोगे उन्होंने रोड का काम कितना सही करवाया है ना। कितने सारे जो एक्सप्रेसवे उनकी मंजूरी दे दी है, बहुत सारी जो अब रोड्स की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है। पहले पोर्ट होल्स वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करते थे, पोर्ट होल्स इतने सारे हैं, मतलब जहां 2 घंटे लगने चाहिए वहां 5 घंटे लग रहे हैं। मेरे को अभी भी याद है, मैं अपने होम टाउन से आता था, मेरे को 9 घंटे लगते थे, आज के टाइम की मैं बात करूं, आज मेरे को सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, तो मतलब दुगने का फर्क आ गया है। तो आप देखोगे आज के टाइम पर जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें तो वही बात हो रही है कि भाई पहली चीज तो क्या है भाई, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना, कि एक दूसरे की स्टेट्स को जो है जोड़ना है। प्लस यहां पे आप देखोगे ये जो मूवमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस मैम की हम बात करें, मटेरियल की हम बात करें, है ना, एक ये जो बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक एरिया जो होते हैं वहां पर डिफेंस के जो लोग जाते हैं, है ना, अब ऑब्वियस सी बात है वो जाएंगे तो उनके लिए रोड्स बढ़िया होनी चाहिए, है ना। डिफेंस की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी वाली बात होती है, तो इन सब के लिए कुछ मटेरियल पहुंचाना है उसके लिए, तो ये जो बड़ी बड़ी जो स्ट्रेटेजिक एरिया जो होते हैं उनसे भी हमारे हाईवे कनेक्ट होते हैं। जैसे आप देखोगे बॉर्डर, जो बॉर्डर्स होते हैं हमारे, है ना, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बनाती है? बॉर्डर रोड बनवाती है, उनको कनेक्ट करने के लिए भी क्या होते हैं? हमारे हाईवेज होते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे। प्लस आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी जो बड़ी स्टेट कैपिटल्स जो हैं, जैसे मैं कहूं कि आपको दिल्ली से जाना है कहां पर? लखनऊ जाना है, लखनऊ जो कैपिटल हमारी यूपी की हो जाएगी, दिल्ली तो पूरी नेशनल कैपिटल है हमारी, है ना। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी कैपिटल है, उनको कनेक्ट करने के लिए भी हमारे जो नेशनल हाईवेज जो है वो बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये थोड़ा डेटा दे रखा है क्योंकि इसको याद कर लेना, क्योंकि देखो ये क्या है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 2020 के अकॉर्डिंग बताओ कि हमारे जो नेशनल हाईवेज की लेंथ कितनी थी। समझ में आया? तो ये ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ ले जाएंगे और आपको ये तैयार रहना है इनके लिए। तो जैसे हम बात करें नेशनल हाईवेज की, अगर मैं बात करता हूं तो भाई इनकी लेंथ जो है 1,36,440 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं हमारे स्टेट हाईवेज की, तो 1,76,618 किलोमीटर के जो यहां पर आपको इसकी लेंथ मिल जाती है। और जो अदर रोड्स की बात करूं, अदर रोड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अदर रोड्स में हमारे, है ना, जो जैसे जो बॉर्डर रोड्स हैं या फिर जो जो दूसरी जो रोड्स होती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो यहाँ पे 5,90,000, 59 लाख 20, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, 1/10,100,000, 1/10,100,000, 10 लाख, 59 लाख की है, 59 लाख, ठीक है, 59 लाख की हम यहाँ पे बात हो रही है। हाँ, 59 लाख की बात हो रही है, ऑफकोर्स, मतलब ऑलमोस्ट 59 लाख की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो भाई थोड़ा सा मैथ्स वीक है मेरा, है ना, जज मत करना। तो ये टोटल जो आपको जो लेंथ देखने को मिल जाती है, टोटल की बात करोगे तो टोटल इतनी लेंथ है। क्लियर हुआ? 62 लाख से ऊपर जो यहाँ पर निकल जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे ना
तो यहाँ पर आपको कुछ क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ जो है आपको कुछ अथॉरिटीज जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उन्होंने कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बनवाए जो कि बहुत फेमस है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं बात करूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, और दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूं नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करूं, तो ये जो है दो बहुत ज्यादा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे हमारे नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है। जैसे कि मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल, ये नेशनल हाईवे जो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है, जो चार बड़े बड़े जो शहर हैं, चार बड़े बड़े जो कैपिटल शहर जो उनको जोड़ता है। जैसे मैं बात करूं दिल्ली से कोलकाता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई को मुंबई से, और मुंबई को दिल्ली से। तो ये क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पूरा क्वाड्रिलेटरल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है ना, तो उसको क्या बोल दिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोल दिया। ये भी हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट बनवाया था। दूसरे की हम बात करें, जैसे हमारा नॉर्थ टू साउथ जो हमारा एक कॉरिडोर है, जैसे नॉर्थ में जैसे आप जाओगे ना जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में जाओगे, नीचे आप जाओगे तमिलनाडु में, है ना, तो इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है किसको, प्लस बोला जा रहा है यहाँ पे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट हमारा ये है ना, ये हमारे ईस्ट है, तो आसाम में जो सिलचर है हमारा, और हाँ गुजरात में आप जाओगे जो पोर्ट सिटी है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पोरबंदर बोलते हैं इसको हम, तो पोर्ट सिटी जो है इसको कनेक्ट कर रहा है ना। तो इनकी लेंथ भी आप देखोगे बड़ी बड़ी लेंथ है बहुत इनकी। जैसे जैसे हम बात करें इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, तो यहाँ पे लगभग आपको जो है करीबन 3600 किलोमीटर की लेंथ देखने को मिलेगी। ऊपर से लेके नीचे आओगे तो यहाँ पे करीबन आपको जो है 4000 से ज्यादा की लेंथ, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मेरे को, देख लेना एक बारी, 4000 से ज्यादा की लेंथ देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये अलग अलग लेंथ की जो है अलग अलग प्रोजेक्ट जो है चलाए गए, नेशनल अथॉरिटी के थ्रू चलाए गए थे। इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से जो शहर हैं। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक बात बताओ कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, इसमें कौन कौन से शहर जो है उनको कनेक्ट किया गया, कौन कौन से कैपिटल सिटीज को कनेक्ट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, दिल्ली, कलकत्ता, हमारा जो चेन्नई आ जाता है, मुंबई आ जाता है, इन सबको कनेक्ट किया जाता है। ये पूछ ले भाई नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर में किन किन राज्यों को कनेक्ट किया जाता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर है हमारा, उसमें किन स्टेट्स को कवर किया गया है, किन शहरों को कवर किया गया है। तो ये आपको जो है चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आया? आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं स्टेट हाईवेज के बारे में। स्टेट हाईवेज के बारे में बात करें, अब देखो हम किस में आ गए हैं, थोड़ा सा अंदर आ गए, हम स्टेट्स में आ गए। अब स्टेट हाईवेज का मेन काम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। स्टेट हाईवेज का मेन काम यही होता है भाई कि जो स्टेट है, मतलब वो जो राज्य है, उसकी कैपिटल होगी, और उस कैपिटल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी होंगी। एक जो कैपिटल होती है भाई, उसके अलावा आप देखोगे उस स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी होती हैं, जिले भी होते हैं। उनको कनेक्ट करना, मतलब एक वो जो हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा जो एक मेन जो हमारा कैपिटल है, उसको जो है जो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, आप देखोगे ये हमारे स्टेट हाईवेज का होता है। प्लस ये स्टेट हाईवेज जो होते हैं वो हमारे नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ ना? तो देखो ये दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पहली चीज क्या है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि भाई ये जो हाईवेज हैं इनको मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। यहाँ पर हमारी जो स्टेट अथॉरिटी जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है कि भाई ये जो स्टेट की कैपिटल है उनको जो है डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग जिले हैं उनसे कनेक्ट करने का काम हमारा स्टेट हाईवे कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवे। अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो रोड्स हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं, ये तीनों पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए है ना। तो आप देखोगे दिस कंस्टिट्यूट 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। तो भाई ये 4%, अगर टोटल की हम बात करें 4% जो लेंथ है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। चलो, एज ऑन 31 मार्च 2016 द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज आर 1,76,176। क्लियर हुआ? तो ये जो डेटा था इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये 2016 का दे रखा है, ये हम 2020 का डेटा दे रखा है। तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली, है ना, कि कितना कितना लेंथ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। इसकी कुछ आप देखोगे स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे हम देखते हैं टाउन्स होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, उनको भी तो जोड़ने का काम करना है ना अपन को। तो वो किस में आएगा हमारा, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स में, है ना। तो दीज रोड्स आर कनेक्टेड लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखो यहाँ पे अदर जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोड्स की बात हो रही है। नोड्स का मतलब क्या होता है कि भाई दो जो कनेक्टेड पॉइंट होते हैं, ए से बी, है ना। तो ये हमारा एक नोड हो गया। तो देखो जैसे मान के चलो एक कोई डिस्ट्रिक्ट है ए, अब उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई टाउन है पास में, है ना। तो उस टाउन से कनेक्ट करने वाली जो रोड है, ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दूसरी रोडों को जो है कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे जगहों को कनेक्ट कर रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड्स है उनको कनेक्ट कर रही है, उसमें क्या आएगा, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स आएंगी। ठीक है, चलिए दे अकाउंट द 14% ऑफ द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। 14% रोड जो है यहाँ पर ये काउंट करते हैं, मतलब टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो 14% आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। 2016 की डेटा की हम बात करें, बेटा देखो ये जो डेटा है अपडेट होता रहता है।
आपके एनसीईआरटी में जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलना, अगर नहीं भी दे रखा तो जो लेटेस्ट डेटा है वो भी आप देख सकते हो वैसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है 5,61,490 किलोमीटर कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है देखने को मिल जाती हैं विच 95% ऑफ द टोटल लेंथ वर सरफेस। तो ये इतना जो है डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना, इतना जो है आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है ये मे बी शायद आपको चेंज भी होता रहे। ये डेटा, ये जो पॉइंट है आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। आप देखना एक बार ये आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि देखो एग्जैक्ट नंबर तो इस टाइप की क्वेश्चन इतना डीप में तो नहीं पूछेगा वो, समझ में आया ना। तो इस पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, समझो। ये सारी देखो, ये सारी रटने वाली चीज है, मे बी याद, देखो ऐसा होता है कि ये सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, सिंपल सी बात है, समझ में आया। अच्छा, रूरल रोड्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखो दीज रोड्स आर वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोवाइडिंग द लिंक द रूरल एरियाज। तो भाई जो गांव होते हैं, अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो गांव होते हैं बहुत ज्यादा अंदर होते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट जो होती है, डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा दूर, 30-40 50 किलोमीटर दूर। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर रोड्स नहीं होती, पक्की रोड, पक्की सड़कें नहीं होती, है ना। जो आप देखते हो गांव का जो अब सोच के देखो गांव में क्या, गांव में कितना जरूरी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गांव में कोई बीमार पड़ गया, लेट्स से बीमार पड़ गया, अब कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क है, वहां पे कोई लाइट वाइट नहीं है, रात को कोई बीमार पड़ा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, XYZ कोई भी हादसा हो गया, अब आप जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाओगे तब तक 2-2.5 घंटे वैसे ही हो जाएंगे, तो वैसे ही मर जाएगा बेचारा वो, समझ में आया। तो गांव का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब तो खैर गांव में भी सड़कें बनने लगी हैं, पक्की पक्की सड़कें बनने लगी हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले गांव का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत बेकार था, समझ में आया। तो आप देखोगे अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड इन द रूरल रोड्स। तो आप देखोगे यहाँ पर जो 80% जो रोड्स हैं उनको किस में कैटेगराइज किया गया है, रूरल रोड्स में जो कैटेगराइज किया गया है ना। देयर इज अ रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द रोड्स, रूरल रोड्स, बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द टेरेन। हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब देखो, अब गांव तो बेटा हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, है ना, हर जगह मतलब कहीं भी चले जाओ, किसी भी आप स्टेट में जाओ, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी, है ना, महाराष्ट्र, साउथ में चले जाओ, आपको हर जगह जो है, जैसे इस शहर से थोड़ा 30-40-50 किलोमीटर आगे निकलोगे आपको गाँव मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। और ऐसा बोला भी जाता है हमारा भारत देश जो है वो एक रूरल कंट्रीज में बोला जाता है ना, एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर गाँव बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रह रही है। तो आपको जो ऐसा बोला, यहाँ पे ऐसा बोला गया कि यहाँ पर जो डेंसिटी जो है रोड की, पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी रोड बनी हुई है, उसकी जो डेंसिटी है वो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग एक जैसी नहीं मिलेगी, हर जगह जो है आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे लेंथ आपको देखने को मिलेगी। किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ की जो टेरेन है वो कैसी है। अब सोच के देखो, कहीं पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ की टेरेन ऐसी है कि वहाँ पर रोड्स बनानी आसान नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, आप बात कर लेते हैं हम बॉर्डर रोड्स के बारे में। अदर रोड से, अदर रोड्स को हमने दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, तो भाई हमारी बॉर्डर रोड हो गई और हमारी इंटरनेशनल रोड्स हो गई। अच्छा, अगर मैं बॉर्डर रोड की बात करूं तो ये रोड कौन सी होती है, अगर बॉर्डर रोड्स के बारे में हम बात करते हैं तो आप देखोगे ना कि नाम से लग रहा है ना बॉर्डर रोड, तो बेसिकली आप देखोगे जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया जो होते हैं, जो दूसरे, यहाँ पे आप देखो तो या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे एरियाज जहां पर दूसरे जो कंट्रीज होते हैं उनके हमारा बॉर्डर टच हो रहा होता है, या फिर एक ऐसे देश जो आसपास ही होते हैं बॉर्डर के, तो वहां पर क्या होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेटेजिक भी होता है ना। कभी लड़ाई वड़ाई हुई भाई, है ना, कोई भी मटेरियल जाना है, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना है, आपको मदद पहुंचानी है, तो रोड्स जब तक अच्छी नहीं होंगी तो कैसे मदद पहुंचाओगे, है ना। तो जो हमारा BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो इनको क्या करवाता है, कंस्ट्रक्ट करवाता है। क्लियर हुआ। तो आपको बहुत सारे यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएंगे, बॉर्डर रोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे चंडीगढ़ विद मनाली, है ना, हिमाचल, है ना। लेह की हम बात करें तो लेह में आप जाओगे, लेह मतलब लेह लद्दाख की बात हो रही है, ऊपर बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, ऊपर की साइड चले जाओ, है ना। उसके बाद तो सीधा हमारा वो चाइना वाइना लग जाता है, तिब्बत वगैरह आ जाता है, तो उसकी बात की जा रही है ना। अब इंटरनेशनल हाईवेज क्या, इंटरनेशनल हाईवेज क्या होते हैं, अब देखो ये हाईवेज जो होते हैं ना, ये बेसिकली इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि हमारा जो देश है, अब जैसे हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है ना, बहुत सारे शैतान नेबरिंग कंट्रीज है, तो इनको भी कनेक्ट करना होता है। इससे क्या होता है, रिलेशन इंप्रूव हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे जो रोड्स वगैरह जो है निकाल दिए, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एक बस जाती है ना, लाहौर टू दिल्ली, ये बस जाती है बाघा बॉर्डर से होते हुए, है ना। जैसे हम बात करें जैसे अमन सेतु बिटवीन जो श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद, इसकी हम बात करें, अमन सेतु की हम बात करें, ये चलाया गया था। तो देखो ये क्या होता है, ये भाई आप देखोगे ना, ये बेसिकली होता क्या है कि एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, एक हमारे रिश्ते जो है मजबूत हो जाए, तो हमारे लोग जो है तुम्हारे यहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे लोग हमारे यहाँ पर जाएंगे। बहुत सारे जो सिख होते हैं वो जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए क्या बनाए जाते हैं, इसलिए जो है ये हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल हाईवेज बना दिए जाते हैं ताकि जो रिलेशन है वो इंप्रूव हो सके, है ना। लोग जो है एक जगह से, क्योंकि देखो हम सारे कनेक्टेड ही हैं। अब पाकिस्तान वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। नेपाल में आप जाते हो, नेपाल से पूरे जो रोड्स हैं वो कनेक्टेड है, ऑल्दो नेपाल जाने के लिए हमें पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल आप देखोगे बहुत सारे जो रोड्स हैं वो नेपाल को कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हाईवेज जो है नेपाल को कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो, नेपाल भी क्या अपने देश का हिस्सा है। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेपाल हमारे देश का हिस्सा तो नहीं है, नेपाल एक अलग देश है, बट फिर भी नेपाल की जब बात आती है तो ऐसा लगता है वो इंडिया में ही है।
क्यों? क्योंकि उसके लिए अब जा सकते हो, थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होती है ना, पासपोर्ट लगता है ना वीजा लगता है, अब जाओ सीधे घूम के आ जाओ मस्त। क्लियर हुआ? और हमारी जो इंडियन रोड्स हैं वो भी कनेक्टेड है वहां पे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, रेलवे, है ना, रेलगाड़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई अगर मैं रेल की बात करूं तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे है दुनिया की, हम बात करें, है ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट या फिर रेलवे जो नेटवर्क है हमारा, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट बोल सकते हो आप, लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे पूरी, अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे दो तरह की, एक जो फ्रेट होती है सामान वगैरह ले जाने के लिए, है ना, दूसरा होता है पैसेंजर को ढोने के लिए। इसमें सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। और आप देखोगे ये जो रेलवे जो है ना, दूर, अगर दूर दराज आप जा रहे हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर को, फ्रेट को कैरी कौन कर रहा है, हमारा हमारा ट्रेन कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो आपने बड़ी बड़ी मालगाड़ियां होती हैं, है ना, कम से कम 50-50, 60-60, 100-100 डिब्बे होते हैं उनके पीछे। वो मूव करती रहती हैं भाई, बड़े बड़े सामान जो होते हैं वो लेके जाते हैं। वो तो एक जो लार्ज क्वांटिटी, अगर बाय रोड की हम बात करें तो उसमें इतना नहीं ले जा सकते आप, समझ में आया? तो आपको जो है ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इंडियन रेलवे का विकास कैसे हुआ, तो ये सबको पता होगा, ये तो थोड़ा हमारा मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन हो गया कि जो हमारी इंडियन रेलवे जो थी वो 1853 की हम बात करें, 1853, है ना, 1853 में डेवलप हुई थी, है ना। 1853 में जो अंग्रेज थे बेसिकली, उन्होंने, आप देखोगे, बॉम्बे टू थाने सबसे पहले 34 किलोमीटर जो है रेलवे चलाई थी। तो सबसे पहले 1853 में जो है अंग्रेजों द्वारा जो है पहली रेलवे चली थी। तो अंग्रेजों ने भी अपने मतलब के लिए बनवाई थी, ताकि उनका जो काम है वो आसान हो सके। ठीक है, ताकि उनके जो ट्रेड है वो उसमें थोड़ा सा फ्लुएंसी आए, या फिर थोड़ा सा आपको टाइम जो लग रहा है वो ना लगे। तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में क्या किया था, इंडिया में जो है रेलवे को डेवलप करवा दिया था। चलिए, अलग बात है। इंडियन रेलवे की हम बात करें तो इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। तो भाई अगर कंट्री की हम बात करें तो रेलवे, अब तो देखो थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन आ रहा है ना, अब तो प्राइवेटाइजेशन आ रहा है इंडियन रेलवे में भी। लेकिन आप देखोगे अगर सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर की हम बात करें, जैसे जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर जो है, जहां से गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता है, वो हमारा क्या भाई, वो हमारा रेलवे है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं 2019-20 के डेटा की बात करूं तो भाई इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क कितना है भाई, 67,956 किलोमीटर। क्लियर हुआ? इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सोच के देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट की बात की है तो यहां पे नंबर भी दिया गया, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इन इंडिया रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16। अच्छा, अब होता क्या, आप देखो रेलवे नेटवर्क जो है बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ है ना। तो हमने क्या किया, अब देखो जब ऐसा होता है, मान के चलो आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, अब जैसे आपने एक दुकान खोली, दो दुकान खोली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आपने एक शहर में आपकी 10 दुकानें चल रही हैं, फिर दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में आपकी अलग अलग आपकी फ्रेंचाइजी खुल जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी जो है ना की बात करें तो उनकी, जैसे मैकडी की बात करूं मैं, है ना, मैकडी तो पूरी दुनिया में, बर्गर किंग की बात करूं, डोमिनोज की बात करूं, तो उनकी अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं। क्लियर हुआ? अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने भी अलग अलग, जैसे होता क्या, जब बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता है तो आप उसको मैनेज करने के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और वहां पर अथॉरिटी बिठा देते हो कि आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है। तो ऐसे में इंडियन रेलवेज की बात करूं तो ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसको संभालने के लिए हमने इसको अलग अलग 16 जोन्स में जो है 16 जोन्स में जो है डिवाइड कर दिया है। अब तो शायद इसके बढ़ गए हैं, शायद एक बार देख लेना, चेक कर लेना, शायद 18 हो गए हैं इसके। क्लियर हुआ? तो इसकी हम बात करें तो अलग अलग रेलवे जोन्स हैं। तो यहाँ पे जो सारे जो रेलवे जोन्स हैं इसके नाम लिखे हुए आप देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो, ये थोड़ा देखो रटने वाली चीजें हैं और थोड़ा सा रट लेना वैसे। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम आ गए नए टॉपिक पर। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, गॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं ना। गॉजेस के बारे में बात करने से पहले हम जो है क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद, ठीक है, चलिए, तो भाई अब बात कर लेते हैं गॉजेस के बारे में। गॉजेस के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा रेल की जो पटरी होती है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो उसमें वो गॉजेस में काउंट होता है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना बेटा, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, 16 नहीं है एक्चुअली, क्योंकि करंट अफेयर्स के हिसाब से अपन को चलना है। तो यहां पर आपको 18 जोन्स देखने को मिलेंगे, 18 जोन्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मे भी मतलब मैं गलत हो सकता हूं, तो एक बार देख लेना, मैं जो अपडेटेड है वो 18 जोन्स ही है। ठीक है, एक बार देख लेना, चेक कर लेना, 18, 16 नहीं 18 जोन्स है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब गॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो विड्थ होती है, ट्रैक के बीच की जो विड्थ है, उसका जो चौड़ापन है ना, जैसे ये क्या है, ये आप देखोगे ये एक पटरी जा रही है, दूसरी पटरी जा रही है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये देखो ये ब्रॉडर होता जा रहा है। तो ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब जो पटरी बिछी हुई है, जैसे हम बात करें ये जो पटरी जा रही है, इनके बीच की जो लेंथ होती है वो भी वेरी करती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गॉजेस बोलते हैं, है ना, इनको हम गॉजेस बोलते हैं। अब कहोगे सर इसका डिफरेंस, मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता होगा, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस होता है। अब सोच के देखो, इतनी है, इतनी चौड़ी, अगर उसकी वो जो पटरी की जो बीच की जो दोनों पटरी हैं उसकी विड्थ जो है सिर्फ इतनी है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेन जो होगी वो भी कम चौड़ी होगी, तो सामान भी कम जाएगा। फिर बड़े अगर चौड़ा होगा वो गॉजेस जो है काफी ज्यादा, उसकी विड्थ काफी हाई है, तो ऑब्वियसली बात है वो ट्रेन थोड़ी बड़ी होगी, इसके डिब्बे थोड़े बड़े होंगे, तो ज्यादा पैसेंजर को कैरी कर सकती है, ज्यादा फ्रेट को कैरी कर सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ब्रॉड गॉजेस होती हैं,
है ना। इनके बीच की हम बात करें, द डिफरेंस बिटवीन रील्स इन ब्रॉड गॉजेस कितना होता है, 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। मतलब ये जो आप ये जो डिफरेंस देख रहे हो, ये जो डिफरेंस देख रहे हो उसकी बात की जा रही है, ये जो डिफरेंस की बात की जा रही है, ये डिफरेंस की बात की जा रही है। तो यहां पर अगर हम ब्रॉड गॉजेस की बात करूं तो काफी ज्यादा होता है, 1.676 मीटर का होता है। और आप देखोगे जो ब्रॉड गॉजेस की जो लेंथ है कितनी निकल के आती है, 63,950 जो लेंथ है वो निकल के आती है। क्लियर हुआ। चलिए टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, टोटल लेंथ भी मैंने आपको बताई अभी 67,956। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें सेकंड वाले की, है ना, सेकंड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेट्रिक जो गॉजेस हैं ये बेसिकली क्या होता है, मीडियम साइज की होती है। तो आप देखोगे इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी करीबन जो है देखो 2402 किलोमीटर की जो है लेंथ देखने को मिलेगी। तीसरे की अगर मैं बात करूं नैरो गॉजेस की, तो ये बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं तो 0.762 से लेके 0.6110 मीटर की जो है इनकी लेंथ होती है। और टोटल लेंथ की अगर बात करोगे तो 1604 किलोमीटर, 2020 का डेटा है। तो ये सब जो है देखो ये सारी ना रटने वाली चीजें मेरे से होती नहीं है, मैं बताऊं तो खुद ही देख लो यार, ये सारे जो आपको दे रखा नंबर्स दे रखे हैं। सो आप देखोगे इनकी जो लेंथ है वो इतनी होती है, प्लस आप टोटल इनकी लेंथ की बात करो, मतलब कितने जो नेटवर्क है हमारा, लेंथ जो है पूरे रेलवे की वो नैरो गॉजेस में कवर होती है। तो आप देखोगे करीबन 1604 किलोमीटर, 1604 किलोमीटर की जो लेंथ है वो इसमें कवर होती है ना। इट इज जनरली कन्फाइंड टू अ हिली एरिया। अब आप देखोगे हिली एरिया जो होते हैं, जैसे आप जाओगे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग में एक टॉय ट्रेन चलती है। आप जाओगे जैसे शिमला वाले में, शिमला भी एक टॉय ट्रेन चलती है। तो ये ज्यादा पैसेंजर को कैरी वगैरह नहीं करते, और ये बस थोड़ा सा मतलब होता है ना एक मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो है ट्रेन होती है बेसिकली। और जो हिली एरियाज जो होते हैं जिसमें आप ज्यादा चौड़ी जो है ट्रेन नहीं चला सकते, है ना, क्योंकि जैसे गॉज बढ़ जाएगा उसके बीच की विड्थ बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है उसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो आप हिली एरियाज में नहीं चला सकते। तो हिली एरियाज में जो आपको नैरो गॉजेस वगैरह जो है देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ। चले तो ये सारी जो चीजें आपको आई होप क्लियर होनी चाहिए। तो देखो ये हमारा ब्रॉड गॉज है ना, हाँ ना। तो इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं ये जो स्मॉल जो मीडियम साइज जो गॉज है इसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी भी करीबन जो बीच की जो इसकी वो होती है ना, जो इसके डिफरेंस जो होता है वो 3 फीट देखने को आपको मिल जाएगा, 3 फीट से ज्यादा देखने को, 3.5 फीट देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन सबकी बात करें, सबसे बड़ी बात जो हमारी ब्रॉडर गॉज जो होती है वो लगभग जो है 5 फुट 6 इंच तक की हो सकती है ना, या फिर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.676 मीटर की हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम बात करें रेलवे जोन हेडक्वार्टर की, हम बात करें तो यहां पे उसकी बात हो रही है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे हैज बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोंकण रेलवे इन 1998। तो भाई ये जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट क्यों, क्योंकि आप नीचे जाओगे थोड़ा साउथ में आप जाओगे, ये मुंबई और गोवा वाला एरिया है ना, इधर साइड आप निकलोगे तो महाराष्ट्र वाला पूरा जो एरिया है उधर ही ये कंस्ट्रक्शन किया गया था बेसिकली। कोंकण की हम बात करें तो उधर ही जो है ये कंस्ट्रक्शन 1998 में किया गया था। क्योंकि उधर आप जाओगे ना तो आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ से ये जो पूरा ये महाराष्ट्र है ना, ये गोवा है ना, ये पूरा गोवा है, ये पूरा कर्नाटका है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ना वेस्टर्न घाट्स है ना, और यहाँ की टेरेन कुछ बहुत अलग है, यहाँ की टेरेन बहुत अलग है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा आसान नहीं था। इसकी लेंथ कितनी मिलेगी आपको, इसकी लेंथ 760 किलोमीटर मिलेगी, लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग द रोहा इन महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र निकलती है ये। और ये कहां तक जाती है भाई, गोवा से होती हुई ये कहां तक जाती है, कर्नाटका तक जाती है। कर्नाटका में कहां तक जाती है तो मैंगलोर तक जाती है। तो कहां से कहां तक जाती है तो भाई महाराष्ट्र में आप देखोगे रोहा से लेके ये मैंगलोर तक जाती है कर्नाटका में, है ना। और ये जीता जागता 760 किलोमीटर लंबी है और बहुत सुंदर है, कभी जाना कभी घूमना, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। मॉनसून में तो इतना सुंदर लगता है ना, मैं गया हूं तो मेरे को बहुत सुंदर लगा है ना। इसकी ट्रेन जर्नी जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि सबसे ज्यादा आप बोल सकते चीपेस्ट सोर्स ऑफ जो एक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा चीपेस्ट मींस ऑफ जो सोर्स ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल जाता है। और ये पैसेंजर को भी कैरी करता है और बड़े बड़े कार्गोस को भी जो है कैरी करता है। चलिए इट इज द चीपेस्ट मींस। ठीक है, हो गया ये। चलिए अच्छा, अगर आपको हैवी और बल्कि सामान को ले जाना है तो आप सबसे बेस्ट क्या होता है, अगर सस्ते में किसी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाना है तो इसके लिए हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है काफी आप बोल सकते हैं सूटेबल होता है और फ्यूल एफिशिएंट भी है, इको फ्रेंडली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके कि मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट और इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो आपको आंख बंद करके जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे मार्क कर देना है। चलिए अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो ये भी क्या होता है, ये भी भाई दो तरीके का है। मैंने बताया था आपको, एक तो इनलैंड होता है, मतलब आप विद इन अ कंट्री आप जो है ट्रेवल कर रहे हो वाटर से, नदियां हो गई, नहर हो गई उससे, या फिर आप ओशनिक वाटर वे, फिर आप क्या कर रहे हो भाई, अपने माल को जो है दूसरे देश में भेज रहे हो तो आपको 7 समुद्र पार जाना है भाई। ठीक है ना, तो इस चीज की जो यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनलैंड के बारे में। इनलैंड की बात करें हम तो देखो
ये इट वाज अ चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवे। अब जैसे रेलवे की हम बात करें, है ना, रेलवे से पहले जो है ये एक मतलब यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था जब रेलवे का विकास नहीं हुआ था, है ना। इंडिया के पास की हम बात करें तो यहाँ पे आपको करीबन जो है, ये डॉट नहीं होगा, 14,500 किलोमीटर का जो है नेविगेशनल वाटरवे है, कंट्रीब्यूटिंग और 90% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन की, तो 90% जो है यही कैरी कर रहा है, 14,500। सोच के देखो ना, चीपेस्ट है ना ये। तो 90% जो कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा ये इनलैंड वाटरवे ही कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्या क्या आ जाता है, रिवर्स आ जाते हैं, कैनाल्स, बैक वाटर्स आ जाते हैं, क्रीक्स वगैरह आ जाते हैं बहुत, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं, मतलब जो भी बड़ी नदियों को, अब ऑब्वियस सी बात है कि हर बड़े शहर से नदियां निकलती हैं, हर बड़े शहर से नदियां निकलती हैं। अब नदियां निकलती हैं तो क्यों ना हम इनको इस्तेमाल करें, है ना, क्यों ना हम इनको इस्तेमाल करें, ऑब्वियस सी बात है, इनको कनेक्ट करें। पानी से जा रहे हैं, लेकिन हम पानी जो पहुंचा तो में रहा है ना बड़े शहरों में, है ना, एक शहर दूसरे शहर से कनेक्टेड है, तो एक नदी भी दूसरी नदी से कनेक्ट है, एक कैनाल भी एक शहर से दूसरे शहर कनेक्ट है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। सिंपल सी बात है, समझ में आया। एट प्रेजेंट आप देखोगे 5,685 किलोमीटर ऑफ द मेजर रिवर आर नेविगेशनल बाय द मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल। तो आप देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि देखो अब हर जगह आप नहीं जा सकते, हर जगह का जो वाटर का टरेन है वो भी डिफरेंट होता है, कि आप हर जगह ऐसा नहीं है कि नाव लेके निकल जाओगे। तो अभी हम बात करें नेविगेशनल कौन सा जहां पर आप जा सकते हो, तो आप देखोगे 5,685 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक नेविगेशनल एरिया है, और प्रॉपर तरीके से वहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मतलब प्रॉपर तरीके से वाटर ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकते हो, क्योंकि हर एरिया में आप नहीं ले जा सकते, हर एरिया में आप जो अपनी नाव लेके, अपनी बहुत बड़ा शिप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमारा जो नेविगेशनल एरिया जो है वो कितना है, वो इतना है। क्लियर है। आगे बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर 1986 में क्या हुआ भाई, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को जो है सेटअप किया गया, है ना। और वो ये बेसिकली करता है, इसका काम क्या है, तो जो NHAI का काम था कि भाई वो जो नेशनल हाईवेज है उनका ध्यान रखता है, तो ये क्या करता है भाई, ये डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री। तो भाई ये क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा बोलता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है उसको हम नेविगेशनल बनाए, वहां से जो है क्या हो भाई, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन हो, तो उसका काम यही है। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन कौन से जो है आपको नेशनल वाटरवेज जो है देखने को मिल जाता है। तो मेजरली यहाँ पे 5 है बेसिकली, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, है ना। वैसे तो और भी बहुत सारे डेवलप हो गए हैं धीरे धीरे, मेजर 5 यहाँ पे बताया जाता है। जैसे हम बात करें इलाहाबाद टू हल्दिया स्ट्रेच, ये 1,620 किलोमीटर का है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं हल्दिया की बात करूँ तो ये कहाँ पर पड़ जाता है, तो यहाँ पर आपको जो हल्दिया जो है, हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में आपको हल्दिया देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बात करें तो सादिया टू धुबरी स्ट्रेच, सादिया टू धुबरी स्ट्रेच की हम बात करें तो ये कहां पर पड़ता है, तो ये आपको जो है आसाम में देखने को मिल जाएगा। आसाम, जो आसाम वाला रीजन है, आसाम जो स्टेट है, वहां पर आपको जो है सादिया धुबरी मिल जाएगा, है ना। कोट्टापुरम कोलम की हम बात करें, कहां पे मिलेगा आपको, ये भी 205 किलोमीटर का वाटरवेज है, और ये आपको जो है केरला में देखने को मिल जाएगा। कहां पर, केरला में, केरला में, ठीक है। फिर हम बात करें गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है उसका बेसिन जो है यहाँ पर आपको विद ककीनंदा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, तो ये सब जो है यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो पुडुचेरी वाली जो स्ट्रेच कैनाल जो है ना, जो लगभग आप देखोगे गोदावरी कृष्णा नदी से जो है निकलती हुई जाती है, आप देखोगे अलोंग विद द ककीनंदा पुडुचेरी स्ट्रेच, जो ये जो नहर है पूरी, है ना, जो आप देखोगे यहाँ पर पुडुचेरी तक जाती है, पुडुचेरी तक स्ट्रेच है। तो ये इसकी लेंथ कितनी पड़ जाती है, 1078 किलोमीटर। तो कुछ ये रटने वाली जो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, रटने वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। फिर NH नेशनल वाटरवेज 5 की हम बात करें तो ये क्या है, स्पेसिफिकली स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद द मटाई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल्स। तो भाई ये ईस्ट कोस्ट कैनाल्स की हम बात करें तो यहाँ पर ये सारी जो जो हमारी जो महानदी जो है और ब्राह्मणी नदी जो है यहां से होती हुई जाती है, तो ये 588 किलोमीटर का जो आपको लेंथ इसको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको याद कर लेना यार, इनको ये एग्जाम में जो आ जाती है, एग्जाम में मार्क करने के लिए भी आ जाती हैं, तो इनको जो है आपको ध्यान से रखना है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं ओशनिक रूट के बारे में। अच्छा, क्योंकि इंडिया के पास यार बहुत बड़ी एक कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ी, कितनी है भाई, तो 7,517 किलोमीटर की जो यहाँ पर हमारी कोस्ट लाइन देखने को मिल जाती है। उसमें जो है कुछ आइलैंड्स भी आ जाते हैं ना, जैसे हम बात करें अंडमान निकोबार की, हम मालदीव की, हम बात करें लक्षद्वीप की, ठीक है। तो ये आइलैंड्स भी जो है देखने को मिल जाते हैं। समझ में आया। चलिए, ओशनिक रूट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी। अब देखो इंडियन इकोनॉमी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है वो किसके थ्रू जाता है, कार्गोस के थ्रू होके जाता है। आप हर चीज जो है अगर दूर भेज रहे हो, यूएस में आपको कुछ भेजना है, आपको कुछ मिडिल ईस्ट में भेजना है, आपको कुछ भेजना है अफ्रीका में, तो आप ऑब्वियसली बात है आपके कार्गो जो होते हैं वो जाते हैं भर भर
के, है ना, कार्गो जो होते हैं आपके शिप जो होते हैं वो भर भर के आपके जाते हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली आप देखोगे ना हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमें अब ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली 95, सोच के देखो यहाँ पे 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि हमारे कहीं से भी चीज जा रही है आ रही है, तो आप देखोगे तो 95% ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम एंड 70% वैल्यू बाय वैल्यू मूव थ्रू द ओशनिक रूट। तो भाई यहाँ पर बहुत सारा आप देखोगे ना, बहुत सारा जो जो ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड की हम बात करें, वो जो है आप देखोगे मैक्सिमम जो ट्रेड होता है किसके थ्रू होता है, वो जो हमारा ये जो ओशियनिक रूट जो होते हैं इसके थ्रू होता है ना। 70% बाई वैल्यू, ये वैल्यू की बात हो रही है, और 90% पूरी जो ट्रेड की बात हो रही है, जो 90% जो ट्रेड हो रहा है उसकी ऑलमोस्ट 70% जो वैल्यू है उसकी, वो हम बाहर से ले रहे हैं, ओशियनिक रूट से ही हमारे आ रहा है। वो पूरा जो आना जाना जो है माल का जो ट्रेड हो रहा है बेसिकली, उसके बारे में जो है बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जा रही है, 95% वॉल्यूम है, और वैल्यू मतलब उसका वैल्यू क्या है ना, क्या वैल्यू है, तो 70%। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो 95% ट्रेड, और अगर वैल्यू की बात करूं तो 70%। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो भाई जो आइलैंड्स वगैरह जो होते हैं, है ना, आइलैंड्स वगैरह होते हैं, उनको भी कनेक्ट करने का काम, उनको भी कोई सामान वगैरह पहुंचाने का काम। जैसे हम बात करें, हम मालदीव पहुंच गए, है ना, मालदीव भी क्या एक दूसरा एक आइलैंड नेशन है, उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, उसको भी हमने सामान दे दिया। दूसरे जो आइलैंड्स हैं उनको भी हमने उनको भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, है ना, या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में भाई, एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरी जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम बात करें किसके बारे में, अगर मैं बात करूं एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो भाई ये जो है सबसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करोगे कि आपको कहीं भी बहुत जल्दी जाना है, तो वो हमारा क्या है भाई, तो वो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है। फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब यहां पे देखोगे ये क्या करता है भाई, ये जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसको कम से कम टाइम में जो है आपको कवर करवा देगा। ऑब्वियस सी बात है भाई। अब सोच के देखो, दिल्ली से आप जाओगे कहां पर, दिल्ली से अगर आप जाओगे कर्नाटक, यहां पर बैंगलोर, 1700 किलोमीटर है। ट्रेन से जाओगे 1.5 दिन लगेगा, बस से जाओगे तो शायद 3-4 दिन लग जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप अगर एरोप्लेन से जाओगे तो मात्र 2.5 घंटे लगेंगे, है ना। तो काफी अच्छी खासी स्पीड होती है, 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है चलता है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया वेयर द डिस्टेंस आर लार्ज एंड द टेरेन एंड क्लाइमेट कंडीशंस आर डाइवर्स। तो आप देखोगे ऐसी जगह पर जहां पर थोड़ी टेरेन अलग है ना, इंडिया की टेरेन थोड़ी अलग है ना, इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग है, और इंडिया बड़ा भी देश है ना, 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगह पर आप देखोगे कि जो हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अगर यूएस वगैरह में जाओगे, चाइना में जाओगे, तो यहाँ पे अलग ही लेवल का जो है ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि इनकी परचेजिंग पावर भी अच्छी खासी होती है, तो ये किससे प्रेफर करते हैं, ये एरोप्लेन से ही प्रेफर करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया मेड अप बिगिनिंग इन द 1911। तो आप पहली जो एयर फ्लाइट देखोगे ना 1911 में चलाई गई थी, बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। मतलब जैसे हम बात करें अंग्रेजों की टाइम की हम बात करें, अंग्रेजों की टाइम की हम बात करें तो 1911 में पहली फ्लाइट उड़ी थी, स्टार्ट हुई थी। लेकिन प्रॉपर तरीके से आप देखोगे ना, मतलब जब हम आजाद हो जाते हैं उसके बाद ही जो है डेवलप किया जाता है। आप देखोगे द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियाज एयर स्पेस। तो देखो यहाँ पे अब हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, यही देखो जैसे मैंने एनएचआई के बारे में बताया था ना, एनएचआई नेशनल हाईवेज के बारे में बात कर रही है, समझो। अलग अलग बीआरओ जो है वो बॉर्डर रोड जो है हमारी, जो बॉर्डर रोड्स जो होती है उनको मैनेज कर रही है, उनको मेंटेनेंस दे रही है। वैसे हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ना वो सब कुछ देखती है भाई, सब कुछ सेफ है या नहीं है, सब कुछ एफिशिएंट चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है, एयर ट्रैफिक कैसा है ना, ये एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सही है, यानी कि जब आप उड़ रहे हो तो भाई पूरा जो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, वो पायलट जो बैठा हुआ है ऊपर वो भगवान भरोसे नहीं होता, उसको पूरा जो है कनेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। चलिए द अथॉरिटी मैनेज द 125 एयरपोर्ट्स, ऐसा बोला जाता है। कितने, बहुत 125 एयरपोर्ट, अब तो और भी बन रहे हैं, 125 एयरपोर्ट से ज्यादा जो है एयरपोर्ट्स ये मैनेज करते हैं। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जो एयर ट्रांसपोर्ट जो था इंडिया में वो दो लोगों के द्वारा जो है मैनेज किया जाता था, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस आफ्टर द नेशनलाइजेशन, है ना। जब नेशनलाइजेशन हो गया था, मतलब जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था, ये जो हमारा पूरा जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, जब नेशनलाइजेशन के बाद, गवर्नमेंट कंट्रोल के बाद आप देखोगे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के हाथ में जो है पूरी जो बागडोर आ गई थी। उसके बाद आप देखोगे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, फिर अलग अलग जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो आएंगे। आज के टाइम की हम बात करें, इंडिगो है ना, विस्तारा, बहुत अलग अलग जो फ्लाइट्स हैं वो चलते हैं, है ना। पाइपलाइंस की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, पाइपलाइंस है ना, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की बात कर लेते हैं। आप ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की हम बात करें तो इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं। अब देखो होता है क्या, जब हमें कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह सेफ पहुंचानी है,
आपको लगता है कि कोई भी आपको रिस्क नहीं चाहिए, तो सबसे सेफेस्ट जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो ये है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्लरी फॉर्म में जो चीजें होती हैं या फिर जो सेमी लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। तो आप देखोगे कि बेसिकली इंसानों को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है इसमें, इंसानों को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है इसमें। जो भी मटेरियल जो है, क्रूड ऑयल की हम बात करें है ना, गैस की हम बात करें, इन सबको जो है ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आया? चलिए तो देखो यहाँ पे पाइपलाइन आता मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड एंड गैसेस ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो भाई जब लंबी डिस्टेंस पे आपको कोई गैस के फॉर्म में या फिर आप देखोगे आपको लिक्विड के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह आपको चीजें भेजनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो आप जो है पाइपलाइंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है सर। अच्छा, जैसे हम बात करें जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेटअप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज इंगेज्ड इन द एक्सप्लोरेशन। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप देखोगे ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल के द्वारा सेटअप किया गया था। वो सारी जो चीजों को एक्सप्लोर, इन सारी चीजों को देखती है। प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द 1959 एज अ कंपनी। तो देखो इन सब, देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है क्या क्या किया गया था, बेसिकली इसको सेटअप किया गया था 1959 में। अब इसका मेन काम क्या था, तो भाई ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस वगैरह जो होती है, इसको प्रॉपर तरीके से होता है ना क्रूड ऑयल। देखो ऑयल जो होता है वो स्टार्टिंग में यूज करने लायक नहीं होता है ना, स्टार्टिंग में यूज करने लायक थोड़ा होता है, उसको जो पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्रूड ऑयल कहीं और से मंगवाओगे, कहीं और से आएगा है ना, कहीं सेटअप अलग है, फैक्ट्री कहीं अलग लगी हुई है जहां पर उसको प्रॉपर तरीके से उसको आप रिफाइन कर रहे हो, रिफाइनरीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहां रिफाइन किया जाता है। तो ये काम स्टार्टिंग में आप देखोगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया था, और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। चलिए, Asia's first cross-country pipeline covering the distance of 1,157 kilometer was constructed by the oil from है ना नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन आसाम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। तो भाई सबसे पहले जो एशिया की सबसे लंबी जो एक आप देखोगे यहाँ पर बहुत बड़ी एक जो लाइन बिछाई गई थी पाइपलाइन ऑयल, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस 1,157 किलोमीटर तक कहाँ थी भाई, तो ये आसाम में जो नाहरकटिया जो है यहाँ से लेके बरौनी जो कि बिहार में है उसको जो है कनेक्ट करती थी, है ना। एंड फर्दर एक्सटेंडेड अप टू द कानपुर इन 1966। तो भाई इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया कानपुर तक। Another extensive network of the pipeline has been constructed in the western region to India, which अंकलेश्वर की हम बात करें, अंकलेश्वर से कोयली की हम बात करें, मुंबई हाई कोयली की हम बात करें, एंड हजारी विजय और जगदीशपुर, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं HVJ बोलते हैं, है ना। तो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर की हम बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हजारी की हम बात करें, ये बेसिकली हमारी गुजरात में आ जाती है। विजयपुर की हम बात करें, शायद ये हमारा ये शायद कहाँ आता है, ये हमारा एमपी में आता है, शायद देख लेना एक बारी, हाँ शायद एमपी में ही आता है। और अगर मैं बात करूं जगदीशपुर की, तो ये हमारा आ जाता है शायद ये यूपी में आता है, देख लेना एक बारी, ये यूपी में आता है हमारा। तो इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए हमारी जो है लाइन बिछाई गई थी। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। चलिए आगे हम बात करें, देखो ये, हाँ ये देखो आ गया ना, हाँ ये सही है ना, ये हमारा गुजरात है ना, ये विजयपुर कहाँ है, एमपी में आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है जगदीशपुर में, है ना। जगदीशपुर हमारा यूपी में। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको भी फर्दर कनेक्ट किया गया है राजस्थान से, है ना। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये हरियाणा, पंजाब, तो ये अलग अलग जो है इनके कनेक्शन है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो हमने बात कर ली ट्रांसपोर्टेशन की, अब कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है भाई। कम्युनिकेशन में सब कुछ आ जाता है, जो आप ये रील्स चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, फोन आपका जो है जिससे बात करते हो आप, टीवी आप देखते हो, ये भी कम्युनिकेशन में आ जाता है ना। अलग अलग चीजें, पहले रेडियो आया करता था, तो अलग अलग मीन्स ऑफ चीजें जो होती हैं वो कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। अब कम्युनिकेशन में हमारी जो सैटेलाइट होती हैं वो भी आ जाती हैं। अब सैटेलाइट जो बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, मौसम के बारे में प्रेडिक्शन देती हैं, बहुत सारा जो डेटा होती है वो हमें देती हैं, है ना। ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताती हैं, है ना। हमें जो है हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में भी हमारे जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमेशा वो फोटो खींच के जो बताती रहती हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो देखोगे ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर आल्सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियस सी बात है कि भाई कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी एक तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इन्वेंशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, और देखो जैसे पोस्ट ऑफिस की हम बात करें, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हो, है ना, कम्युनिकेटिंग, ऑल्दो स्लो है बट है। टेलीग्राफ की हम बात करें, टेलीग्राफ में तो घर बैठे बैठे आप टाइप करके भेज दोगे। प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें, टेलीफोन, सैटेलाइट्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब जो आप देखोगे एटसेट्रा, ये सारी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन के ही पार्ट है ना। चलिए अब देखो, और इन सारी चीजों ने क्या किया, कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा, अब कम्युनिकेशन ऐसा नहीं अभी से हो रहा है, कम्युनिकेशन तो हजारों साल पहले से ही होता था। वो जो कबूतर है ना, कबूतर जा जा जा, वो कबूतर भी क्या करता था, कम्युनिकेशन का काम ही करता, कम्युनिकेटर का काम करता था वो।
ठीक है, चलिए अब देखोगे ना, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली contributed in the bringing about the revolution in the field of communication। तो आप देखो अब क्या हुआ भाई, धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और फिर तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि भाई अब तो क्या होता है, अब तो आप देखोगे, अब तो आपके पास हाथ में फोन है और फोन भी अलग अलग वैरायटीज का आ रहा है, तो आप जिससे चाहो उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी सीधी सीधी सैटेलाइट का जो कनेक्शन होता है वो किससे हो जाता है भाई, स्टारलिंक की मैं बात करूं, वो एलोन मस्क भाई, वो ऐसा बंदा है भाई, उसने सैटेलाइट्स वगैरह लगा रखी हैं। अब आप पहाड़ों पे भी हो ना, पहाड़ों पे एक ऐसा आउटर एरियाज में हो ना आप, वहां पर भी क्या आएंगे, वहां पर भी आपका नेट आएगा। क्यों? क्योंकि सीधा नेटवर्क कहां से आ रहे हैं, सैटेलाइट से आ रहे हैं जो आसमान में। तो सोच के देखो, ये अलग ही लेवल की साइंस है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो आप देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अगर मैं स्केल की बात करूं, क्वालिटी की बात करूं, तो एक होता है भाई पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में भी अलग अलग कम्युनिकेशन आ जाते हैं भाई। कैसा आ जाते हैं, जैसे हम बात करें इंटरनेट की, अब इंटरनेट तो आप पर्सनली यूज करते हो, पर्सनली भी यूज करते हो, वैसे भी यूज होता है। इंटरनेट की हम बात करें तो एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है। और यू कैन से दैट कि भाई इंटरनेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। समझ में आया? इंटरनेट जैसे पहले 30 साल पहले चीज थोड़ी ना थी, वो तो बाद में आई है। समझ में आया? इट इज वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरिया। अब आप देखोगे ज्यादातर शहरों में यूज होता है। और आज के टाइम पर ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। ये जो शहरों में भी यूज हो रहा है, शहरों से ज्यादा मेरे को लगता है गांव में भी यूज हो रहा है। गांव में भी आजकल हर कोई जो है यूज कर रहा है। जब से जियो का रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से गांव में भी हर कोई नेट चला रहा है। इवन रिक्शा वाला अगर आप देखते हो, सब्जी वाले देखते हो, वो भी नेट चलाते हैं। इट इनेबल्स द यूजर टू एस्टैब्लिश द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू द मेल टू गेट द एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास डेटा होता है, जब आपके पास नेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। डेटा जब तक नहीं है तो ना आप नेटफ्लिक्स चला पाओगे, ना आप प्राइम चला पाओगे, ना आप व्हाट्सएप चला पाओगे, ना आप इंस्टाग्राम चला पाओगे। तो जैसे ही वो नेट आपके फोन में आया, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सेस है आपके पास, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, जो चाहो वो। इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर द ई कॉमर्स एंड कैरिंग आउट द मनी ट्रांजेक्शन। तो आप देखोगे भाई, अब जब यूपीआई वगैरह करते हो, आप यूपीआई जो भी मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, फोन से कर रहे हो पेमेंट, ई कॉमर्स शॉपिंग कर रहे हो आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखो, द इंटरनेट इज लाइक अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ द डेटा विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बताया गया कि भाई इंटरनेट है क्या। इंटरनेट ऑब्वियस सी बात है, क्या एक ह्यूज डेटा है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने काम को थोड़ा सा ईजी कर रहे हैं, है ना, तो वो हेल्प कर रहे हैं, वो ईजी कर रहे हैं, उनका काम जो है एफिशिएंटली हो रहा है। तो ये सारी चीजों की बात की जा रही है यहाँ पर। समझ में आया ना? तो इट इनेबल्स अस विद द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप इंटरनेट से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी से भी कर सकते हो। फोन लगा लो, आप व्हाट्सएप कॉल लगा लो, वीडियो कॉल लगा लो, है ना, इंस्टाग्राम पे चैट कर लो। इसका मतलब मेरे को जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन आया भाई। क्या था भाई वो? तो मास कम्युनिकेशन की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है रेडियो। अब मास कम्युनिकेशन की बात होती है तो यहाँ पर हम पर्सनल नहीं जा रहे, हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, जब सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वो जो तुम्हें सुबह सुबह न्यूज सुनाती है टीवी पे, वो भी क्या एक मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जो पूरा ब्रॉडकास्ट होता है ना, हर चैनल पे जो है आप देखोगे वो जो मोहतरमा होती हैं जो न्यूज देती हैं, उनको हर कोई देखता है सुबह सुबह न्यूज चैनल पर। ठीक है, तो वो भी क्या एक मास कम्युनिकेशन है, जहां पर एक मास ऑडियंस जो होती है जुड़ जाती है। उसका पहला जो आपको सबसे पहला जो एक इसका जो सैंपल देखने को मिलता है रेडियो के फॉर्मेट। पहले आपने देखा होगा रेडियोज वगैरह हुआ करते थे, अब तो नहीं चलते रेडियोज, पहले चलते थे, है ना। उसके एक एंटीना हुआ करता था, वो एंटीना शायद मे भी सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता था, और वहां से जो है जो भी न्यूज वगैरह होती थी वो आपको सुनाई देती थी। वो आपको उसको घुमाना पड़ता था और प्रॉपर चैनल सेट हो जाया करता था, और फिर साफ आवाज जैसे आती थी तो आप जो है न्यूज सुन पाते थे। तो पहले रेडियोज बहुत चलते थे, बहुत रेडियो चलते थे। आप देखोगे रेडियोज ब्रॉडकास्टिंग जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर 1923 में, है ना। इसका नाम क्या था, किसने स्टार्ट किया था, तो भाई रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने स्टार्ट किया था। अब 1930s में आप देखोगे तो ये किसके कंट्रोल में आ गया, तो ये भाई आप देखोगे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के कंट्रोल में आ गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के कंट्रोल में आ गया। एंड इट वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो इन 1936, है ना। इसका नाम फिर से चेंज हुआ, ये सारी चीजों को नाम याद रखना है आपको। इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया 1936 में। उसके बाद आप देखोगे अब यहां पर इसको 1957 में, यानी कि जब हम आजाद हो गए उसके बाद इसको बोला गया आकाशवाणी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें तो भाई ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर गाने बजाने होते हैं, आपको न्यूज भी दी जाती है, इंफॉर्मेशन भी दी जाती है रेडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन आप देखते होगे, है ना, उसमें सिर्फ आवाज आती है, आवाज जो है ऑडियो आता है बस। ऑल्सो ब्रॉडकास्ट एट द स्पेसिफिक ओकेजनल लाइक सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप देखते होगे, है ना, वो बस में आवाज आती है ना, आवाज आती है, स्पीकर होता है, आप एंटीना निकाल के लगाओगे, वो कनेक्ट हो जाता है, और फिर आप देखोगे कि प्रॉपर तरीके से जो है न्यूज वगैरह जो आप सुनते हो बढ़िया तरीके से, है ना। जो स्पेशल जो ओकेजन जो होती हैं पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है, वो सब भी जो है इस पे आता है। समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन में एक सबसे बड़ा जो मींस ऑफ कम्युनिकेशन है वो है टेलीविजन। अब भाई टीवी तो आप देखते हो सब, है ना, सब आप देखते हो। तो आप देखोगे ना, द टीवी सर्विस वर लिमिटेड ओनली टू द नेशनल कैपिटल।
पहले हम बात करें दिल्ली तक ही सीमित थी, नेशनल कैपिटल तक। कब की बात हुई भाई? 1959 में जो टीवी सर्विस जो है वो शुरू हो गई थी। टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी पहले, ब्लैक एंड व्हाइट छोटी छोटी टीवी आती थी, ठीक है। सो आफ्टर 72 आप देखोगे सेवरल अदर सेंटर्स बिकेम ऑपरेशनल। 72 के बाद जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, और 1976 में आप देखोगे टीवी वाज डीलिंग फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। अब जो ऑल इंडिया रेडियो हमारा है ना, जो अभी तक रेडियो पे ही सीमित था, तो टीवी को जोड़ दिया गया। और फिर क्या होगा, एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ दूरदर्शन। अब ये दूरदर्शन चैनल के बारे में ये मत बोलना सुना नहीं है, आपने सुना होगा, ये एक पूरा सरकारी चैनल था। और इनके आपको पता होगा, ये जो इनकेस अगर 10-15 साल पहले बात करें तो जो मैचेस वगैरह आते थे ना, वो भी इस पे आते थे। जब तक ये हॉटस्टार और ये सब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आए थे ना, उससे पहले आप देखते होगे ना, ये मैचेस वगैरह, इवन जो रामायण थी हमारी, रामायण महाभारत वगैरह, जो बहुत अच्छे अच्छे शोज थे, वो भी इसी पे आया करते थे, है ना। तो ये सरकारी चैनल हुआ करता था। आफ्टर द इनसेट आई है, तो बेसिकली क्या इनसेट आई है, क्या था, नेशनल टेलीविजन। ये बेसिकली एक हमारा एक सैटेलाइट था, है ना, जो भेजा गया था नासा के थ्रू ऊपर। तो आप देखोगे ना, बिकम द ऑपरेशनल कॉमन नेशनल प्रोग्राम वर स्टार्टेड फॉर द एंटायर नेटवर्क एंड इट्स सर्विस वर एक्सटेंडेड टू द बैकवर्ड एंड रिमोट रूरल एरिया। अब तक क्या था, अब तक ये था कि भाई अब तक जो है कोई लिमिटेड जो लोगों को देख पा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने अपनी सैटेलाइट वगैरह ऊपर भेज दी, है ना, तो उससे क्या हुआ, इससे जो है घर घर जो है आप देखोगे टीवी के कनेक्शन लगने लगे। पहले क्या होता था, पहले आप देखते थे एंटीना लगा करता था, एंटीना, है ना। अब सैटेलाइट जो है वो एंटीना से कनेक्ट होगी, और वो जो है आपके टीवी पर भी जो है ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये सारी सर्विस आ गई। फिर आप देखोगे घर घर जो है गाँव गाँव में टीवी लग जाएगा। आज के टाइम पे आप गाँव में भी जाओगे ना, गाँव में कितना भी इंसान कोई गरीब होगा, उसके यहाँ पर भी टीवी लगा मिलेगा। आजकल हुआ क्या है, शहरों में टीवी वाला ट्रेंड कम हो गया थोड़ा सा। शहरों में लोग टीवी इतना नहीं देख रहे, वो फोन में ज्यादा लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि इन सारे कामों को इनेबल किसने किया है, सैटेलाइट ने किया है। हमारे आसमान में जो है बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। अब जैसे ऐसा बोलते हैं कि मून जो है, मून क्या है, मून भी हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स हैं वो इंसानों ने भेजी हैं। अब सैटेलाइट का सिंपल सा मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ को जो ऑर्बिट करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट बोल देते हैं। अब मून क्या, हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये जो सैटेलाइट्स है ये भी ऑर्बिट कर रही है अर्थ को, और ये भी क्या भाई, ये भी हमारी, ये हाँ, ये क्या है बेसिकली, तो ये भी हमारी जो है सैटेलाइट्स है, जो हमें हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन का काम भी कर रहे हैं। तो सैटेलाइट भी क्या है, एक तरह का मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये क्यों यूज किया जाता है, ये ताकि हमारा काम जो आसान हो जाए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर द कंट्री ड्यू टू द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन। तो आप देखो, आप जैसे आप देखोगे ना, ये आज के टाइम पर आप देखते हो, आपने सुना होगा कि जो इसरो है उसने 20 सैटेलाइट भेजी, अलग अलग देशों की जो सैटेलाइट्स हैं ऊपर भेजते हैं। अब इनका काम क्या होता है सैटेलाइट्स का, तो बहुत सारे काम होते हैं। वेदर प्रोडिक्शन का काम होता है ना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, भाई जो बॉर्डर जो देखो ऊपर है ये सैटेलाइट, मान के चलो ये हमारे पृथ्वी है, ये ऊपर सैटेलाइट है, तो पूरे हमारा पूरे इंडिया पे नजर रखे हुए है ना, पूरे इंडिया का डेटा दे रही है ना वो। तो फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस की बात करूं मैं, है ना, चाहे मैं वेदर की बात करूं, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करूं, चाहे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करूं, तो अलग अलग तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं जो हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देती हैं। इनको जो है भेजा जाता है किसके थ्रू, रॉकेट के थ्रू जो है इनको लॉन्च किया जाता है, भेजा जाता है। और फिर ये ऊपर जाके जो आप देखोगे एक एक जो होता है ना, एक जो लेयर होती है क्रॉस कर देती है ऊपर जाके, जब ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो वहां पर ये अटक जाती है, और फिर ये पूरी पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगती हैं, और वहीं से हमें जो इन्फॉर्मेशन देती हैं। सैटेलाइट इमेजेस कैन बी यूज्ड फॉर वेदरिंग फोरकास्ट, है ना, मॉनिटरिंग ऑफ द नेचुरल क्लैमिटीज, सर्विलेंस ऑफ द बॉर्डर एरियाज एटसेट्रा। तो आप देखोगे जैसे कुछ भी हो, पहली बात तो मॉनिटरिंग, हम नेचुरल क्लैमिटीज की बात कर लें, बाढ़ आने वाली है, विंड्स, वो जो होता है ना, आंधी वगैरह आती है, विंड्स आते हैं, तूफान आ जाता है ना, स्टॉर्म्स आते हैं बहुत सारे। सर्विलेंस की हम बात करें बॉर्डर एरियाज पे, उसके लिए अलग सैटेलाइट्स होती हैं। भाई चाइना वगैरह ये सब क्या करते हैं, ये तो करते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में जो टीवी चल रही है, वो जो छतरी लगी होती है ऊपर, वो किससे कनेक्टेड होती है, वो सैटेलाइट से ही कनेक्टेड होती है। जब आपके घर में कोई छतरी लगाने आता है ना ऊपर, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सही टाँका भिड़ जाए, वहीं कस देगा तो पूरे नेटवर्क आने लगेंगे। वो कहाँ से आते हैं, वो भी सैटेलाइट से ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना, तो पूरा जो है काम होता है। क्लियर हुआ, चलिए। तो यहां पे देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस सैटेलाइट सिस्टम इन द इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। अब यहां पे हमने सैटेलाइट को भी दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो भाई हमारी सैटेलाइट थी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये बहुत पुराना था, ये हमने करीबन आप देखोगे 1983 में भेजा था, है ना, ये हमने नासा की हेल्प से जो है भेजा था। इसका मेन काम क्या था, तो भाई मेन काम था टेलीकम्युनिकेशन का। तो आप देखोगे ना, इसके बाद आप देखोगे घर घर टीवी लग गए भाई, है ना, वो जो घर घर जो आप देखोगे एंटीना वगैरह लगे हुए थे, और वहां से जो है पूरा कम्युनिकेशन होता था। मीटरोलॉजी की हम बात करें, है ना, ये जो प्रॉपर तरीके से जो हम स्टडी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम जो है अलग अलग तरीके की, है ना, हम अलग अलग रॉक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो हर एक तरीके की स्टडी की हम बात करें, उसके लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इन इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम
इस्तेमाल करते हैं ना इन सारी चीज़ों का, है ना। टेली कम्युनिकेशन हो, मेट्रोलॉजिकल हो, चाहे मौसम का पता लगाना हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस का पता लगाना हो, तो इनके लिए हम जो है इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पुरानी सैटेलाइट है। फिर क्या हुआ भाई, फिर हमने जो है एक दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की। ये किसकी मदद से की थी हमने, तो ये आप देखोगे ये लॉन्च कहाँ से हुई थी, पहले इसका नाम याद रखना है आपको कि हमारी जो IRS जो हमारी सैटेलाइट जो है ये कहाँ से लॉन्च हुई थी। तो आप देखोगे हमारी जो IRS AI जो सैटेलाइट जो है आई जो सैटेलाइट है वो आप देखोगे बाइकोनोर, ये कहाँ पर, रशिया में। तो रशिया ने जो हमारी लॉन्च की थी, है ना। ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुई थी, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल से जो है इसको लॉन्च किया गया था। एंड दी सैटेलाइट्स कलेक्ट द डेटा इन सेवरल एस्पेक्ट्स बैंड्स एंड ट्रांजिट देम टू द ग्राउंड स्टेशन फॉर द वेरियस यूजेस। आप देखोगे ये जो पूरा जो सैटेलाइट जो थी अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जो है दिया करती थी, और इसको जो है इसका काम क्या था भाई, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जो है ग्राउंड लेवल तक भेजना। द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एट हैदराबाद प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर एक्विजिशन ऑफ द डेटा एंड इट्स प्रोसेसिंग। अब ये जो डेटा है, अब ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो उसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में बनाया गया था। इसका नाम था NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, है ना। हैदराबाद में बनाया गया था, जो पूरे डेटा को एक्वायर कर सकता था और प्लस वो फैसिलिटेट भी करता था। चलिए, दीज आर वेरी यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। आप देखोगे ये सैटेलाइट को किस लिए इस्तेमाल किया गया था, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, क्या है, उनका जो डेटा है उसको भी मैनेज करने के लिए जो है सैटेलाइट को बनाया गया था। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो देखो पार्ट 1 जो था कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, है ना, इस चैप्टर यूनिट बोलो चैप्टर बोलो, इससे रिलेटेड जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। अच्छा, जब भी बात होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। इंटरनेशनल ट्रेड जो अभी से नहीं, सदियों से होता आ रहा है। जैसे अगर थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक के देखोगे, तो आपको ये जो ट्रेड रिलेशन है, मतलब जो एक से दूसरी कंट्रीज के जो ट्रेड रिलेशन है, वो आपको बहुत पहले से मिल रहे हैं, है ना। अगर जैसे मैं बात करूं जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो कई सारे एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के उस टाइम पे ट्रेड रिलेशंस थे जो दूसरी सिविलाइजेशंस थी जो पैरेलली चल रही थी। जैसे मैं बात करूं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, है ना, ऐसे मैं बात करूं इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, तो इन सब के साथ जो है ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। तो हजारों सालों से, मतलब मैं बात करूं 6 से 7 हजार साल पुराना जो है ट्रेड है। और इंटरनेशनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है, मतलब ये डेफिनेशन तो इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन जब एक या एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं ट्रेड में, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोल देते हैं। हमारा नेशनल ट्रेड हमारे देश के अंदर होता है। इंटरनेशनल जब भी शब्द आयन जुड़ जाता है ना, इंटरनेशनल इंटर जुड़ जाता है, इंटरनेशनल मतलब हमारे नेशन से बियॉन्ड पहुंच चुका है वो ट्रेड। तो सिंपल सी बात है, अब इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है कि कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं इनकी डेफिनेशन बताना एक्जैक्टली जरूरत नहीं होती। सिंपल सी बात है, जब एक या एक से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट है, उसको हमने इंटरनेशनल ट्रेड बोल दिया है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब जैसे इंटरनेशनल ट्रेड की हमने बुक 1 में भी बात की थी, है ना, और प्रॉपर्ली हमने उसके कुछ फैक्टर्स भी देखे थे इंटरनेशनल ट्रेड्स के। इस चैप्टर की हम बात करें, इस यूनिट की हम स्पेसिफिकली बात करें, तो आप देखोगे इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया के बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब इंडिया की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार। हम पे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक रूल किया, हमें जो है 250 सालों तक गुलाम बना के रखा। 1947 में जब हम आजाद हुए तो लिटरली जो हमारी देश की जो पर कैपिटा जो जीडीपी जो बोली जाती है जीडीपी थी, वो लिटरली 1% से भी कम थी। मतलब भिखारी बना के गए थे भाई हमें वो। और एक टाइम पर अगर हम बात करें मुगल्स के टाइम पीरियड की बात करें या उससे थोड़े से पहले टाइम पीरियड की हम बात करें, तो हमारी जो हमारा जो ट्रेड में कंट्रीब्यूशन था ना वो बहुत ज्यादा था। हमारा जो जीडीपी का शेयर था वो भी 30% से ज्यादा था। तो उस टाइम पर हम सच में एक सोने की चिड़िया थे। लेकिन आज के टाइम की हम बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना। हमारा जो पूरा वर्ल्ड का शेयर है वो ऐसा बताया जाता है भाई, वो इट इज लेस देन, है ना, एज 1%, है ना, 1% बताया जाता है। सिर्फ जो है कितना बताया जाता है, जो हमारा शेयर है 1% बताया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करें, पूरे वर्ल्ड ट्रेड जो पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया की शेयर की हम बात करें तो काफी कम है, 1%। बट स्टिल ये जो 1% वॉल्यूम है ये काफी सिग्निफिकेंट है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसी ट्रेड करते हैं जो शायद मतलब कहीं दूसरी जगह ना मिले, है ना। जैसे स्पाइसेस की हम बात करें, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हो गए। आप जैसे पुराने मेडिवल टाइम पे भी जाओगे या फिर आप थोड़ा सा मुगल टाइम पीरियड पे भी जाओगे, तो हमारे यहाँ से कई सारे जो प्रेशियस स्टोन्स वगैरह जो है ना, ज्वेलरी वगैरह जो है वो जाया करती थी, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इंपोर्ट हुआ करते थे। तो हम अगर बात करें अपने देश की, तो यार देखो हमारे क्या है, दो चीजें होती हैं जब भी बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, या जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही होती है, तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो होता है भाई एक्सपोर्ट, और एक होता है इंपोर्ट, है ना। ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक सी चीज है, ये बेसिक सी चीज है। एक तो होता है इंपोर्ट, एक तो होता है एक्सपोर्ट हमारा, और एक तो होता है इंपोर्ट। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट के बारे में, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, आप चीजों को भेज रहे होते हो अपने देश,
अपने देश से जो है भेज रहे होते हो। ये आपने पहले भी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया था मैंने। और एक होता है इंपोर्ट, जब आपके यहाँ पर चीज आ रही होती है, बाहर से आ रही होती है, तभी आपने देखा होगा, बोलते हो बहुत सारे लोगों को, भाई बहुत सही माल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है, अच्छा अच्छा माल खरीदा है आपने, है ना। जैसे गाड़ी खरीदते हो तो बाहर बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं बाहर से गाड़ियां मंगवाते हैं, तो वो बोलते हैं भाई इंपोर्टेड माल है, भाई इंपोर्टेड माल है ना। आपने देखा होगा। तो ये इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बाहर से कहीं से मंगवाया, किसी दूसरे देश से आपने चीज जो है मंगवाई है। अच्छा, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, क्या ज्यादा होगा, है ना। तो भाई देखो, क्या और क्या चीज अच्छी होती है, बेसिकली हमारा जो होता है ना कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट होता क्यों है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब ही यही होता है कि भाई जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, हम चीजें ले बहुत ज्यादा रहे हैं और दे बहुत कम रहे हैं। समझ में? ट्रेड सरप्लस कब होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इंपोर्ट जो होते हैं वो एज कंपेयर टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं, तो हमारा ट्रेड सरप्लस निकल के आता है। फायदा तभी होगा ना भाई, अगर पूरे देश का हम फायदे की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपने किसी को चीज बेची है ना, और आप ले कम रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फायदा हो रहा है ना, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। क्लियर हुआ? तो इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई इंडिया जो है कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये जो पैटर्न था किस हिसाब से चेंज हुआ भाई, एक्सपोर्ट का पैटर्न की हम बात करें, डेटा हम देखेंगे थोड़ा सा। और हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं एक्चुअल में ये थोड़ी सी डेटा को एनालाइज करने वाली चीजें हैं। थोड़ा सा आप देखोगे, चीजों को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा। मतलब ये ऐसा चैप्टर है, इनकेस अगर आप अकेले भी पढ़ोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लास 12th की ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं सबसे सिंपल बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करना आता है ना, तो आपको किसी की जरूरत है ही नहीं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। क्लियर? और क्लास 11th की उतनी ज्यादा टफ है, क्लास 11th में उतना ही ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट में यही बता रखा है कि भाई हमारा जो ट्रेड का शेयर है, पूरी वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करें 1% है। और फिर भी ये मतलब काफी कम लग रहा है 1%, बट फिर भी ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है ना। चाइना की हम बात करें, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, बहुत ज्यादा आगे निकल गया चाइना हमसे वर्ल्ड ट्रेड के मामले में। चाइना तो शायद मतलब हम बात करें यूएस से भी, यूएस को भी पछाड़ देगा कुछ दिन में, जो है कुछ सालों में यूएस भी पीछे हो जाएगा चाइना से एक्सपोर्ट के मामले में, है ना। वहां से चीजें बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनका इंपोर्ट कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चाइना ने तो अपनी जो पुरानी जो उनकी थी ना, वो जो एक पहचान थी पुराने टाइम पे भी, काफी रिच सिविलाइजेशन थी उनकी, और उस चीज को रीगेन कर लिया उन लोगों ने, लेकिन हाँ अभी थोड़ा उसके प्रोसेस में है। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बात करें अगर 1950 से 51 की, 1950 से 51 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड था, है ना, वो कितना था भाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उस टाइम पे तो यार हमें हमें जस्ट हमें क्या मिली थी, थोड़ी सी आजादी मिली थी भाई, तो 1214 करोड़ था। क्लियर हुआ? और अगर आप बात करोगे हाँ 2016 की, मतलब थोड़े से टाइम की बात करें, ऑलमोस्ट हम 60-70 साल की बात करें, 60-65 साल की सालों की बात करें, तो आप देखोगे ये शेयर कितना हो जाता है, 44,29,762। मतलब कहने को तो हमने ग्रोथ बहुत ज्यादा किया। अगर हमारा एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, जो हम बाहर से ट्रेड कर रहे हैं, उसकी अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे कि भाई अगर 1950 की मैं बात कर रहा हूं, 50 से 51 की बात करूं, तो 1214 करोड़ है। अब ये तो शायद हमारा डेली का होता होगा, डेली का भी नहीं, इससे भी मतलब आधे दिन का इतना हो जाता होगा। लेकिन आज के टाइम की हम बात करें, 2016 का डेटा है, अब तो और बढ़ गया होगा। 2016-17 की हम बात करें तो ये जो डेटा है वो निकल के आता है 44,29,762 लाख की बात हो रही है, रुपीज की बात हो रही है, रुपीज करोड़ की बात हो रही है। मतलब ये जो रुपीज दिख रहे हैं ना, ये करोड़ में है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें, चलिए, द नेचर ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज चेंज ओवर द ईयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये जो ट्रेंड दिख रहा है आपको, 1950 में इतना था, तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए होंगे, तभी तो हमने पूरी इतनी ये जो जर्नी है 1214 से लेके 44,29,762, 44,29,762 करोड़ का जो ट्रेड हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि भाई इंडिया का जो हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, है ना, जो हम बाहर से जो भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहा है। ठीक है, दो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप देखोगे कि भाई यहां पर जो टोटल वॉल्यूम है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, ये बड़ा है, लेकिन अगर इसमें भी थोड़ा आप देखोगे ना, तो हमने हमने बढ़ाया क्या है एक्चुअल में हमने जो है इंपोर्ट्स को बढ़ाया है ना। हम अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे चीजों का, तो आपको पता लगेगा यहां पर कि हमारे देश में जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। हम ज्यादा चीजों को ले रहे हैं, भेज कम रहे हैं। समझ में आया? सिंपल सी चीज है। आगे हम बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड दिख जाएगा आपको, 2016-17 का डेटा है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे कि हमारे, देखो ये तो हमारे हैं, हमारा ये क्या है, ये हमारा एक्सपोर्ट है ना, ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये हमारा एक्सपोर्ट है, देखो थोड़ा सा कम है, और इंपोर्ट कितने ज्यादा है, इंपोर्ट देखो इंपोर्ट कितने ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो आप करीबन जो है ये 15 लाख के, है ना। फिर आप देखोगे थोड़ा ट्रेंड चेंज जो 20 लाख तक गए हैं, ये हमारा क्या इंपोर्ट है, ये हमारा एक्सपोर्ट है।
और इंपोर्ट की हम बात करें, इंपोर्ट तो भाई ये 25 लाख से ऊपर ही पहुंच गए हैं, करोड़ में दे रखा है, वॉल्यूम करोड़ में जो है दे रखा है, ठीक है, ये करोड़ में जो है वॉल्यूम दे रखा है। तो एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, अब चेंजेस द पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब ये जो पैटर्न है, सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो पूरा कंपोजिशन यहां पर चेंज होता रहा है, चेंजेस होते रहे हैं भाई, किसमें भाई, एक्सपोर्ट्स में। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक गुड्स जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन में हमारा शेयर है, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसमें थोड़ा डेटा हम देख लेंगे। ये वैसी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको बस डेटा देखना है और थोड़ा सा होता है ना, कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं, जो अगर याद है तो बस याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज नहीं है, तो आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कम्युनिटी इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन अंडरगोइंग द चेंजेस ओवर द ईयर। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कि हम कमोडिटीज की, जो भी हम कमोडिटीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं जो भी हम, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे उसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है सर। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट हैज डिक्लाइंड, वेयर एज द शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड द क्रूड ऑयल एंड द अदर कमोडिटीज हैव इंक्रीज। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी भाई, तो हमारे जो लाइक शेयर ऑफ एग्रीकल्चर है ना, हम किसकी बात करें, एक्सपोर्ट की, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, जो और जो एलाइड प्रोडक्ट्स वगैरह जो है होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुए हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा डिक्लाइन हुए हैं। और ऑन दी अदर साइड हम बात करें, हमने इंक्रीज क्या किया है, तो हम बात करें किसका भाई, क्रूड प्रोडक्ट्स की हम बात करें, है ना, शेयर ऑफ पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, ये देखो, है ना, ये तो कुछ डेटा दे रखा है करोड़ में, तो ये 2004-5 का डेटा है, इतने हमारे एक्सपोर्ट थे, इतने हमारे क्या इंपोर्ट है, सोच के देखो कितना डिफरेंस है, 3,75,340। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इतने लाख करोड़ के हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और वहीं ऑन दी अदर साइड हम देखें तो 5,01,065 लाख करोड़ के हमने जो इंपोर्ट्स किए हैं। कितना डिफरेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट जो है आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हमारा जो है 2 लाख या फिर 1,80,000 करोड़ का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, माइनस 1,25,725। तो बेसिकली क्या, ये ट्रेड बैलेंस है। और ये ट्रेड बैलेंस कैसा आया, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट आया है। तो हमारा हर साल ही ट्रेड डेफिसिट आता है, यहाँ पे तो आधी हो गई, यहाँ पे देखो 5,18,202 का जो है माइनस में, यानी कि हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा करे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। समझ में आया। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो ये डेटा आपने देख लिया होगा, ठीक है, डेटा आपने जो है देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पोजिशन देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट का थोड़ा सा कॉम्पोजिशन आप देखोगे तो हम क्या क्या चीजें क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स जो है, एलाइड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा, ये जो कि जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एलाइड प्रोडक्ट्स बोल देते हैं, जो दूसरी चीजों में आप जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे ओर और मिनरल्स की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात की जा रही है, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, और आप देखोगे अदर कमोडिटीज की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर कुछ शेयर दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं, है ना, ये करोड़ और नहीं, ये परसेंटेज में जो है दे रखे हैं, थोड़ा सा इनको एनालाइज करो। और यहाँ पे देखना 2009-10 की हम बात करें, 10% जो शेयर था वो एग्रीकल्चर और एलिड प्रोडक्ट का था, है ना, और वो 9%, 9.9 2010-11 में था, 12% फिर बढ़ गया थोड़ा सा, और फिर ये थोड़ा सा बढ़ गया। क्लियर हुआ। ये अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं देखूं, अगर ये जो डेटा देखूं पुराने टाइम पीरियड की बात करूं, तो ये डेटा कॉन्टिन्यूसली क्या हुआ है, आप देखो कि थोड़ा सा मतलब गिरा ही है, कम हुआ है डेटा। अगर मैं ओर की बात करूं, अगर मैं क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो शेयर है वो हमारा बड़ा है। तो उसमें बेसिकली कम ज्यादा होने की बात बोली गई है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है, कौन सी जो कमोडिटी है वो बड़ी है उसका एक्सपोर्ट में शेयर बड़ा है, और किसका कम हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, जो हमारा एग्रीकल्चर का और एलिड प्रोडक्ट जो है उसका जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। और उस ऑन दी अदर साइड हम बात करें पेट्रोलियम की और क्रूड ऑयल की, ये जो शेयर हमारा क्या हुआ है भाई, ये शेयर जो है हमारा करीबन आप देखोगे बड़ा है ना, इसमें हमारा शेयर बड़ा है। अगर मैं और मिनरल्स की बात करूं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करूं, तो इनमें जो है लार्जली आप देखोगे कांस्टेंट रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे अगर 2009-10 का डेटा देखो, है ना, 2010-11 का डेटा देखो, 2015-16 का और 2016-17 का डेटा कंपेयर करोगे, तो ये ऑलमोस्ट जो है आप देखोगे, है ना, कांस्टेंट ही रहे हैं। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी, यहाँ पे और मिनरल्स की। तो यहाँ पे देखो, है ना, ऑलमोस्ट जो है 2010-11 का डेटा देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 1.6 1.9। ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं, द डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल आइटम इज लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन। अच्छा, जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स हुआ करते थे उनमें डिक्लाइन आया है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें आज के टाइम पर आपको इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत देखने को मिलता है, नए नए प्लेयर्स आ गए हैं, तो पहले जैसा हुआ करता था अब वैसा नहीं है। तो इसमें आप देखोगे कि हमारे जो ट्रेडिशनल आइटम जो हुआ करते थे, बिका करते थे पहले, उनमें जो है भारी गिरावट देखने को मिली है। अमंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देयर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आइटम। जो हमारा ट्रेडिशनल आइटम है, जैसे हम प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, इसको हटा के अगर हम बात करें, क्योंकि इसका भी शेयर जो है डिक्लाइन हुआ है,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हम बात करें, इसका शेयर डिक्लाइन हुआ है। इसके साथ साथ आप देखोगे जो ट्रेडिशनल आइटम है इनका भी जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है ना। सच एज कॉफी की हम बात करें, है ना, कैश्यू की हम बात करें, काजू वगैरह जो होते हैं ये हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स में आ जाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि देखो अब नई नई चीजें आ गई हैं भाई। एक मतलब इस हम सेंचुरी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजिकल सेंट्रिक एक हम एरा में जी रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे वेस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे, यूरोप में जाओगे या फिर अमेरिका साइड वगैरह चले जाओगे तो बहुत सारे इनोवेशंस वगैरह हुए हैं। तो अब जो है हर कोई जो है कैश ये जो ट्रेडिशनल गुड्स हुआ करते थे पहले, इन सबकी जो है खेती कर रहा है भाई। पहले कॉफी वगैरह की हमारा एक्सपोर्ट वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब इनमें भी क्या आई है, इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, दो एन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन द फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स और मैरिन प्रोडक्ट्स एंड शुगर। तो भाई आप देखोगे ये जो फ्लोरिकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जो फ्रेश फ्रूट्स की हम बात करें, है ना, मरीन प्रोडक्ट्स की हम बात करें, है ना, शुगर की हम बात करें, तो इनमें जो है आपको जो है अच्छा खासा जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब जैसे शुगर में हम बात करें तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना, आफ्टर ब्राजील, है ना। तो हम बात करें शुगर में अच्छा खासा हमारा शेयर है। चाइना जो है, चाइना थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ब्राजील थोड़ा सा आगे है, लेकिन शुगर में आप देखोगे हम काफी आगे हैं। फ्रेश फ्रूट्स की हम बात करें, है ना, मेरीन प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी हम बात करें, तो इन सब में जो है थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अलोन अकाउंटेड फॉर द 73.6% ऑफ द इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इन 2016। तो भाई 2016 की अगर हम बात करूं तो भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसने अकेले कितना कंट्रीब्यूट किया है, 73.6% जो है शेयर इसके इसी का रहा है ना। तो उसमें शायद हम बात करें दे नहीं रखा शायद, नहीं इसमें दे नहीं रखा, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं दे रखा इसमें। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, हाँ ये देखो ध्यान से, ये रहा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं इनका देखो 2009 में शेयर कितना था भाई, 67.4% शेयर था। और 2010 की हम बात करें, 2010 की अगर हम बात करें 68% है। फिर ये बढ़कर कितना हो गया, 72.9% हो गया। एंड देन ये बढ़कर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। आप देखोगे ना यहाँ से एक पूरा ट्रेंड है और एक कॉन्टिन्यूसली बढ़ा है, 73.6% है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़े, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बात करें किसके भाई, अब इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। हमने पूरा डेटा किसका देख लिया, ये एक्सपोर्ट का डेटा देख लिया। एक्सपोर्ट के डेटा में पता क्या लगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं और जो ट्रेडिशनल जो गुड्स हुआ करते थे, इनमें कंपटीशन ड्यू टू द हैवी कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो शेयर है थोड़ा कम हुआ है। ऑन दी अदर साइड आप देखोगे जो फ्लोरिकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है ना, वो जैसे हम बात करें फ्रेश फूड्स की, मरीन प्रोडक्ट्स की हम बात करें, शुगर की हम बात करें, इसमें कुछ जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ इंपोर्ट, है ना। ये जो चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंपोर्ट है, यानी कि इंपोर्ट का मतलब क्या है, सिंपल सा है, जो चीजें हमारे यहाँ पर आ रही हैं, हम कौन कौन सी चीजों को ले रहे हैं। इंपोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा ही है ना, एक्सपोर्ट से कंपेयर करोगे तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। चलिए, अच्छा अब देखो यहाँ पर, अब स्टार्टिंग में क्या था, जैसे मैं बात करूं कब की भाई, 1950s की बात करूं, क्योंकि यार हम क्या थे, हम गरीब बन चुके थे, अंग्रेजों ने लूटा था बहुत अच्छे से और हमारे पास खाने तक को नहीं था। मतलब हम आज के टाइम पर इंडिया जो है आप देखो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, समझ में आया। ग्रेन जो होता है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, हम सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन 1950s की हम बात करें, 60s की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं हुआ करता था। बेसिकली इंडिया जो था गरीब था, हम लोग बाहर से फूड प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करते थे। आपने देखा होगा अमेरिका जो है बहुत ही बेकार क्वालिटी के जो गेहूं होते हैं वो इंडिया में बेचता था। ठीक है, हम लोग जो है हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि हम अपने देश का भी पेट भर पाए, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग की हम बात करें तो इंडिया स्टार्टिंग में जब आजाद हुआ था तो उस टाइम पे काफी ज्यादा क्या थी, फूड शॉर्टेज थी, है ना। तो आप देखोगे कि ड्यूरिंग 1950s और 1916 की हम बात करोगे तो यहां पर जो इंपोर्ट का एक मेजर पोर्शन जो था वो फूड शेयर में से भी आता, फूड में भी आता था। आज के टाइम पर ये हम वीट का इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन पहले हम जो है फूड का भी करते थे, समझ में। ग्रेन्स वगैरह जो होते थे वो इंपोर्टेड आया करते थे। चलिए, द मेजर आइटम्स ऑफ द इंपोर्ट एट द टाइम वाज फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ पर आया करती थी। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था किन चीजों का, जिनका आज कम हो गया है ना। जैसे बहुत सारे फूड ग्रेन्स है, कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, इनकी बात की जा रही है। चलिए लेकिन हुआ क्या भाई, अब हुआ ये कि नई चीज हो जाती है। अब देखो कि 1960s के बाद जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है और धीरे धीरे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका जो इंपोर्ट जो होता है वो डिसकंटिन्यूड हो जाता है। मतलब अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, अब हमें जो है फूड ग्रेन्स की जरूरत नहीं है। अब जो फूड जो हम दूसरे देशों से ले रहे हैं उनका जो है हमने बहुत कम लेना कम कर दिया है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये बहुत जरूरी था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। चलिए बट ड्यू टू द, अब हुआ क्या भाई, अब होता है ना कि एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज ज्यादा होगी। अब क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इन सबके लिए, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या होगा, एनर्जी, है ना। जो एनर्जी है, एनर्जी क्राइसिस होगा, ऑब्वियसली बात है। हमें किसकी ज्यादा जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें बिजली की जरूरत है। उसके लिए क्या हुआ भाई, तो 1973 में जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ गई। इससे क्या हुआ, आप देखोगे कि जो पेट्रोलियम के प्राइस हैं वो भी बढ़ गए, है ना। पूरी दुनिया की बात की जा रही है क्योंकि देखो उस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था इस चीज का,
है ना। आज के टाइम पर तो वो वही है, सोलर पैनल आ गए हैं और बैटरी वगैरह, लिथियम बैटरीज वगैरह आ गई हैं। तो हम थोड़ा सा फ्यूचर देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम पर हम जो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन पहले इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था, पहले सब्स्टिट्यूट नहीं था इसका, हमें इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। समझ में आया। तो हम बेसिकली एनर्जी के लिए, एनर्जी क्राइसिस हो गई, तो इसके लिए आप देखोगे फिर यहाँ पर पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए, है ना। और इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा शूटअप हो गया। क्लियर हुआ। चलिए और ये तो होना ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कमोडिटीज ग्रुप है, यहाँ पे सारी कमोडिटीज दे रखी है, फ्यूल, फूड एंड एलिड प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो ये तो बहुत कम शेयर हो गया है ना, ये इसका शेयर बहुत कम हो गया ओवर द टाइम। अगर आप फ्यूल का देखो ना, फ्यूल का बहुत ज्यादा शेयर है, फ्यूल का इंपोर्ट। तो ये जो इंपोर्ट हम कहां से करते हैं, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के जो देश है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर ये अमीर क्यों है, दुबई, अरब और ये जो एमिरेट्स वगैरह जो है, ये पूरे जो देश हैं ये इतने अमीर क्यों है, यूएई वगैरह हम बोल देते हैं इनको। तो ये अमीर इतने क्यों हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है भाई, इनके पास बस पेट्रोल है, इनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उससे जो है पैसा कमाते हैं, है ना। और अब ये एक नई चीज पे शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये अब टूरिज्म पे शिफ्ट कर रहे हैं। लोग आते हैं इनके यहाँ पर घूमने और बढ़िया से जो है पैसे वैसे खर्च करते हैं। फर्टिलाइजर्स की हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स में शेयर आप देखोगे 2.3% था, 1.9%, 2.1%, 1.3%। पेपर बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यूज प्रिंट की हम बात करें 0.5, 0.6, 0.8, 0.9। तो ये सारे जो है आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली आपको जो है इंपोर्ट कमोडिटीज की इंपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो बाहर से चीजें हमारे देश में आ रही हैं। अदर गुड्स की हम बात करें तो 42-47% है। कैपिटल गुड्स की हम बात करें तो ये यहाँ पर 15-13%, 13-13.6% यहाँ पर आ जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज के बारे में। तो ये कुछ प्रिंसिपल कमोडिटीज है, फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो देखो कितना शेयर है इनका, 2016 का डेटा है, 2016 का डेटा है और 1 करोड़ में जो है बात की जा रही है। थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। एडिबल ऑयल्स की हम बात करें तो 73,048। पल्प एंड वेस्ट पेपर की हम बात करें तो उसका इतना है। नॉन फेरस मेटल की हम बात करें जिसमें आयरन नहीं होता है तो उसको हम नॉन फेरस बोल देते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा 2,62,961। तो ये सारा जो डेटा है आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। चलिए तो आप देखो यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा गलती हो गई है, कोई नहीं ना, 1, 2, 3 और 4, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे जो फर्टिलाइजर्स है और जो पेट्रोलियम जो है ना, तो फर्टिलाइजर देखो, अब एक तरफ आप देखोगे ना, एक तरफ जब फूड की जो शॉर्टेज थी उससे हमने ओवरकम कर लिया, दूसरी तरफ आप देखोगे जो फर्टिलाइजर्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप फूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फर्टिलाइजर्स का भी यहाँ पर जो है इंपोर्ट देखने को मिलता है हमें, है ना। और पेट्रोलियम जो है टुक मेजर पार्ट मशीन्स, एडिबल ऑयल एंड केमिकल ऑल्सो प्रेजेंट। तो भाई ये सारा मेन है हमारा। फर्टिलाइजर्स की हम बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, ये हमारा मेजर पार्ट है इंपोर्ट का। ऑन दी अदर साइड देखोगे मशीन, एडिबल ऑयल, केमिकल्स, इनका भी काफी अच्छा खासा जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट देखने को मिलेगा। कैपिटल गुड्स की हम बात करें, ये काफी बढ़ रहे हैं। और हम बात करें पियर्स की और जो प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स वगैरह जो है, गोल्ड एंड सिल्वर टेक अ मेजर पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। तो भाई ये भी यहाँ पर भी पर्ल्स की हम बात करें, प्रेशियस स्टोन्स की हम बात करें, जो भी होते हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह की अगर हम बात करें तो ये भी इसका भी अच्छा खासा आपको शेयर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए फूड प्रोडक्ट्स जो है कम हुए हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो हमारे फूड प्रोडक्ट जो थे वो थोड़े से कम हुए हैं। ठीक है। तो ये डेटा है, थोड़ा सा देख लेना यार। और आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होगा कि आपको समझ में ना आया। ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं और उसके साथ ही हम जो आगे शुरू करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के बारे में। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के बारे में अब हम जो है बात कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या है कि हमारा जो ट्रेड है बेसिकली किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा कैसे उसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हमारा क्या एम होने वाला है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हम क्या देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को लेके। हमारा तो मेन एम पहली बात क्या होनी चाहिए, हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, है ना, और इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो, है ना। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। अच्छा, अब देखोगे इंडिया हैज अ ट्रेड रिलेशन विद द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखोगे इंडिया का शेयर जो है अच्छा खासा है ना। अगर मैं बात करूं मेजर कंट्रीज की हम बात करें तो अच्छा खासा जो शेयर है वो आपको जो है देखने को मिलता है किसका, इंडिया का। इंडिया एम टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 years। तो भाई इंडिया का ये है कि हम नेक्स्ट 5 सालों में क्या करेंगे, हमें जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हमें डबल करना है। It has already started adopting the suitable measures such as import liberalism। तो देखो यहाँ पे
अब देखो होता क्या है, जब आपको इंटरनेशनल ट्रेड बनाना है थोड़ा सा आपको लिबरल भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट लिबरलिज्म की हम बात करें, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट की बात करें, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की हम बात करें, है ना, डी लाइसेंसिंग की हम बात करें। पहले क्या था भाई, 1991 से पहले बहुत सारे लाइसेंस लगा रखे थे, धीरे धीरे डी लाइसेंसिंग होना शुरू होती है ना। इससे क्या होता है, इससे बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी होती है ना। चेंज फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोडक्ट पेटेंट। तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं भाई, आप देखोगे ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो मेजर्स जो है वो हमें लेने पड़ेंगे, तभी जाके जो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या है भाई, कि हमें क्या करना है, हमें जो है अपने सबसे पहले तो हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको अगले 5 सालों में डबल करना है। उसके लिए जो अलग अलग जो मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल इंपोर्ट्स की हम बात करें तो देखो यहाँ पे यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में पहले जो हमारा ट्रेड था वो कितना था, इंपोर्ट की हम बात करें वो था 32 लाख, ठीक है 3 लाख 3,23,857 करोड़। और जो बढ़कर कितना हो गया 4 लाख 3,972 लाख। क्लियर हुआ। अफ्रीका की हम बात करें तो 1,18,612 था यहाँ पर, और वो बढ़कर कितना हो गया 1,93,327। ठीक है, वहीं मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो 1,0602 था, उसके बाद बढ़कर कितना हो गया 1,95,332। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो इंपोर्ट के जो ट्रेंड्स हैं वो बताए गए कि डायरेक्शन कैसा है इसका, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। लैटिन अमेरिका से बहुत ज्यादा बड़ा है, एशियन जो नेशन है उनसे जो है हमारा जो इंपोर्ट जो था वो बढ़ा है। ये करोड़ की बात की जा रही है। तो ये कुछ इंपोर्ट के जो हमें कुछ हमें डायरेक्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं कि कुछ किस किस तरीके से इसके ट्रेंड जो है, इसका कॉम्पोजिशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखो जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, हमारे सी पोर्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि सी पोर्ट्स ही फैसिलिटेट करते हैं कि कोई भी जहाज अगर आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेड है 95% जो ट्रेड है वो कैसे होता है हमारे यहाँ पे, वो सी रूट से ही होता है। और सी रूट से ही क्यों होता है, आप कहोगे सर सी रूट तो बहुत धीरे काम करता होगा, वो जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो, तो भाई वो बहुत ज्यादा महंगा हुआ ना, है ना, बहुत ज्यादा महंगा हुआ। लिमिटेड सामान आप जो है उसमें पैक कर सकते हो। बाकी सी की हम बात करें तो उसमें बल्कि जो सामान होते हैं वो आप ले जा सकते हो, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है। बहुत एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, थोड़े जो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया अभी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जब हम बात करें, हमें जब इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो ऑब्वियस सी बात है कहां से होगा, वो सी से होगा, ओशन से होगा। अब वहां पे आपके देश में पोर्ट्स होने बहुत जरूरी है ना। पोर्ट्स जो होते हैं वो होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पोर्ट सर होता क्या है, देखो होता क्या है कि सिंपल से अगर मैं एक डेफिनेशन दूं कि आप बस में तो बैठे होगे सबके सब। अब बस में जब आप बैठते हो तो ऑब्वियस सी बात है बस यहाँ तो कहीं मिल जाएगी रास्ते में, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि आप बस स्टैंड पे जाते हो, और बस स्टैंड पे आपको सारी कहीं भी आपको जाना है उनसे रिलेटेड बस खड़ी मिल जाती है। ठीक है, सेम थिंग गोज विद द शिप्स। अब शिप क्या होते हैं, जब आप भाई शिप एक जगह से निकलेगा तो शिप को खड़े होने के लिए कहीं तो जगह चाहिए ना, है ना। शिप को पार्क करने के लिए गुड्स को वो क्या करेगा, गुड्स को लाएगा, पैसेंजर्स को कैरी करेगा और उनको उतारेगा ले जाके। तो ये सारी जो चीजें कहाँ करेगा, तो ये सारी जो काम होते हैं, गुड्स को लादना, कंटेनर्स को लादना उस पे, है ना, पूरा लोड करना शिप को और भेजना उसको, तो वो हमारे पोर्ट पे ही होते हैं। और एक सूटेबल पोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको अगर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है तो आपके कंट्री के पास क्या होने चाहिए। अब सोच के देखो, एक कोई जहाज आ रहा है ना, कोई पोर्ट है ही नहीं, तो बेचारा जहाज कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा, वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा और फिर जाके जो है किसी को टक्कर मार देगा। तो कहीं ना कहीं तो पोर्ट्स पोर्ट्स होने चाहिए ना। पोर्ट्स ही क्या करते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को पुश करते हैं। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। क्लियर हुआ। सी पोर्ट्स आर कॉल्ड द इंटरनेशनल गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो ये गेटवे होता है कि भाई बाहर से कहीं चीज आ रही है या फिर आप भी कहीं चीज भेज रहे हो बाहर, तो कहाँ से भेजोगे, हमारे पोर्ट से ही भेजोगे, चाहे पैसेंजर की बात हो या फिर वो गुड्स की बात हो, है ना। इंडिया कवर्ड जो आप देखो, इंडिया इज कवर्ड बाय 3 साइड्स विद वाटर। तीनों साइडों से आप देखोगे इंडिया जो है वाटर से कवर्ड है ना। जैसे आप देखोगे ये ऐसा है ना, इधर साइड से भी, इधर साइड से भी, इधर साइड से भी, अलग अलग साइड से आप देखोगे कि इंडिया जो है वाटर से कवर्ड है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, इंडिया की है भाई। 7,516 किलोमीटर की जो है आपको कोस्ट लाइन देखने को मिल जाती है ना। वाटर इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, ये तो मैंने ऑलरेडी बताई दिया आपको। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बात करें, हाँ, अब वेस्टर्न कोस्ट हैज द मोर सी पोर्ट्स देन ईस्टर्न कोस्ट। अब इसका भी एक रीजन है, इसका एक रीजन है, तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में ही जाना पड़ेगा, फिजिकल ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा कि भाई हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट जो है उनका जो आप बोल सकते हो उनका जो नंबर्स है वो ज्यादा क्यों है। हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट जो है, यानी कि ये वाले जो कोस्ट है, ये वाले, है ना, ये बहुत ज्यादा है। जैसे आप थोड़ा सा देखोगे ना, हाँ ये देखो ध्यान से, है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर जो ये वेस्टर्न कोस्ट जो है ना, यहाँ पर थोड़े से आपको ज्यादा पोर्ट जो है देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा मतलब, और ज्यादा एफिशिएंट भी, इनका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि वेस्ट कोस्ट हैज मोर सी पोर्ट्स देन ईस्ट कोस्ट। ऐसा क्यों है, मतलब क्यों है ऐसा, कभी आपने सोचा है। क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ नेचुरल कंडीशंस है। पहली बात तो जो मिडिल ईस्ट से पूरा ट्रेड हो रहा है हमारा पेट्रोल वगैरह का, तो वो यहीं पे होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल ईस्ट हमारी है इधर साइड, ये मिडिल ईस्ट है पूरा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्यों जाएंगे घूम के, ये तो सीधे यहाँ आएंगे ना, ये तो समझ में आया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ नेचुरल कंडीशंस ऐसी हैं कि वो पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेवर में। आपने देखा होगा कि भाई आधा जो पार्ट है हमारे वेस्टर्न कोस्ट का वो क्या है, वो सबमर्ज है ना। तो यहाँ पे सबमर्ज है, मतलब
दिक्कत, जैसे हमारी ये वेस्टर्न घाट है ना, वो आधे क्या आधे पानी में डूबे हुए हैं, तो वो एक नेचुरल कंडीशन डेवलप कर देता है पोर्ट्स के लिए, है ना। पोर्ट्स के लिए जो है यहाँ पर नेचुरल कंडीशन जो है यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर जहाज आते हैं तो उनको नेचुरल पोर्ट जो बना होता है उसके ऊपर सेटअप बनाना होता है बस उनको। तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ी कंडीशन जो है सुइटेबल ज्यादा है, नेचुरली जो कंडीशन जो है सुइटेबल यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे ईस्टर्न में आपको देखने को मिलेगा जितनी भी नदियां जो है ना, वो सब यहीं जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बड़े बड़े डेल्टास वगैरह बनाती हैं, है ना, बड़े बड़े डेल्टास वगैरह जो है बनाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह भी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर कंडीशन जो है इतनी ज्यादा सुइटेबल नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर भी है पोर्ट, लेकिन एज कंपेयर टू दिस ये जो पार्ट है इसमें कम है थोड़े से, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट हैज मोर सी पोर्ट्स देन ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस थ्रू द सी रूट। तो ज्यादातर, ये तो बहुत वेरी ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर जो आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सी रूट से होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ बात करूं, कुछ हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, लाइक हम बात करें पाकिस्तान की, नेपाल की, है ना, भूटान की हम बात कर लें, चाहे जो आसपास जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो वहां से हम आप देखते हो कि ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उनसे जो है रोड के थ्रू भी आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप सी से जा रहे हो, सी रूट से जा रहे हो। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब यह है कि आप एक देश को क्रॉस करके दूसरे देश में जा रहे हो, सिंपल सी बात है। चाहे वो रोड के थ्रू जा रहे हो, चाहे आप ओशन के थ्रू जा रहे हो, वो मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। बस इंटरनेशनल ट्रेड तभी होता है जब आप दूसरे देश के क्या कर रहे हो, दूसरे जो देश है उनमें ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो सी रूट से कर रहे हो, चाहे वो रोड से कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। मेजर पोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनर पोर्ट्स आर अंडर द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि भाई जो मेजर जो पोर्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और छोटे मोटे जो पोर्ट्स होते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है। इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है 12 जो है मेजर पोर्ट्स है, मेजर जो पोर्ट्स है जहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड होता है, और 200 से ज्यादा आप देखोगे आपको यहाँ पर जो है माइनर पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के जो है पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर इक्विप्ड विद द मॉडर्न फैसिलिटीज। तो भाई अब अगर आपको अपने ट्रेड को इंप्रूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज तो होनी चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन सी पोर्ट्स के बारे में। अब ये देखो, ये सारे जो पोर्ट्स हैं आप धीरे धीरे खुद भी पढ़ सकते हो, ये देख लेना यहाँ पे, है ना। सबसे पहले हम बात करें कांडला, है ना, कांडला की हम बात करें भाई, गल्फ ऑफ कच्छ में है ये, गुजरात में है ये। और हम बात करें डेवलप टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ मुंबई पोर्ट। पहले क्या था भाई, आजादी की टाइम की हम बात करें तो हमारा एक ही पोर्ट था, मुंबई पोर्ट। अब मुंबई पोर्ट पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा था, इसको कम करने के लिए आप देखोगे ये हमारा कांडला पोर्ट जो है बनाया गया था। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, स्पेशल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर पेट्रोलियम। यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए स्पेशल फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छा खासा ट्रेड होता है ना। द ऑफशोर वादिनार इज डेवलप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन दिस पोर्ट। तो भाई आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे इस पोर्ट पे जो प्रेशर को कम करने के लिए, है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे वादिनार पोर्ट को जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो, ये हमारा यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाता है। ये देखो इधर साइड जो है पोर्ट देखने, जितने भी पोर्ट्स हैं आपको इधर साइड जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब मुंबई पोर्ट की बात कर लेते हैं। ये नेचुरल हार्बर है, नेचुरल यहाँ पे कंडीशंस डेवलप हुई हैं, बिगेस्ट पोर्ट है ये, सुटेबल टू इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो भाई जो भी मिडिल ईस्ट है, यानी कि जो इधर जो देश हैं जितने भी, उनसे जो है गुड्स लाने के लिए जो है आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो हमारे जो मिडिल ईस्ट हैं उनसे जो सारे गुड्स जो है, पेट्रोलियम गुड्स जो है, वो कहाँ पे आते हैं, हमारे मुंबई वाले पोर्ट पे आते हैं। 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 10 किलोमीटर विड्थ, बहुत बड़ा है, 20 किलोमीटर, बहुत बड़ा ये पोर्ट है। सोच के देखो, 20 किलोमीटर लंबा है और 10 किलोमीटर इसकी विड्थ है। कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको अब देश का पूरा जो है लार्ज, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मुंबई हाई भी है। मुंबई हाई की बात करें तो यहाँ पे काफी इंडिया के सबसे बड़े जो रिजर्व्स हैं वो मुंबई हाई में मिलते हैं आप पेट्रोल के, है ना। तो आपको यहाँ पर जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें आई होप जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई? चलो ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की, हम बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की अगर हम बात करें, लोकेटेड एट द नवाब सेवा, है ना। और हम बात करें लार्जेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन, डेवलप टू द डिक्रीज द बर्डन ऑन द मुंबई पोर्ट। तो भाई मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर है उसको डेवलप करने के लिए जो है इसको बनाया गया। तो देखो यहाँ पर अगर आप आते हो तो इधर साइड है ना, महाराष्ट्र में आपको जो है ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन है पूरा, और यहाँ पर आपको जो है बन जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे देखो, अब देखो हर धीरे धीरे क्या हो रहा है। अब जैसे मुंबई पोर्ट था स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सबसे पहले कांडला पोर्ट, है ना, कांडला पोर्ट का प्रेशर डेवलप बहुत ज्यादा, मुंबई जो था पहले सबसे पुराना था हमारा, मुंबई पर प्रेशर कम करने के लिए हमने क्या बना दिया, कांडला, है ना, कांडला पोर्ट जो बना दिया। फिर हमने किसकी बात की भाई, फिर हमने बात की किसके बारे में, हाँ, फिर हमने थोड़ा सा देखा कि यहाँ पर एक वादीनार करके जगह है, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा, मतलब इधर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर वादीनार करके एक जगह है, यहाँ पर भी क्या बना दिया, यहाँ पर भी पोर्ट बना दिया एक छोटा सा।
ताकि क्या किया है, ताकि जो कांडला पोर्ट है उसका प्रेशर कम किया जाए। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि धीरे धीरे अलग अलग पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जो पोर्ट्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट क्यों बनाया, ताकि मुंबई प्रेशर कम हो। उसके बाद कांडला पोर्ट, जब कांडला पोर्ट पर ज्यादा प्रेशर हो गया तो फिर वादीनाथ जो पोर्ट है, एक छोटा सा पोर्ट जो वो बना दिया, ठीक है। अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट की हम बात करें, ये मेजर सबसे बड़ा पोर्ट है, आपको इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो मिडिल ईस्ट से जो भी ट्रेड होता है मैक्सिमम यहीं से होता है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की हम बात करें तो ये भी मुंबई जो पोर्ट है उस पे प्रेशर कम करने के लिए जो है इस पोर्ट को बनाया गया था, है ना। मारमागांव पोर्ट की हम बात करें तो एस्चुरी ऑफ ज्वारी रिवर, तो ये कहां पर है, गोवा में है। कहां पर, गोवा में है ना। एस्चुरी ऑफ ज्वारी रिवर गोवा में है, यहां पर जो है बनाया हुआ था, है ना। लोकेटेड नेचुरल हार्बर, आयरन और इज एक्सपोर्टेड टू द जापान। तो यहाँ पे आप देखोगे जापान को जो आयरन और एक्सपोर्ट करा जाता है यहाँ से। कोंकण रेलवे ब्रॉट लार्जर हिंटरलैंड, तो यहाँ पे आपने देखा था कि कोंकण रेलवे को डेवलप किया गया था, मैंने बताया था, है ना। ये जो हमारा महाराष्ट्र वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होके पूरा जो है कर्नाटक वाला, है ना, गोवा से होते हुए कर्नाटक होते हुए यहाँ पर ये आपको पूरा कोंकण रेलवे जो है यहाँ पर डेवलप किया गया था। क्लियर हुआ ना। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था वो बढ़ गया। क्लियर हुआ। तो जैसे हम दूसरे जो हमारे यहाँ पर, जैसे हम बात करें झारखंड साइड की बात करें, यहाँ पर जो आयरन ओर वगैरह के आपको बहुत सारे रिजर्व्स मिलते हैं, वहां से आप देखोगे यहाँ पे आयरन ओर को भी लाया जाता है और फिर आप देखोगे एक्सपोर्ट भी किया जाता है ना, जापान वगैरह जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट की हम बात करें तो ये थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो यहाँ पे आपको कर्नाटका साइड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोकेटेड कर्नाटका कोस्ट, स्पेशलाइज्ड टू द एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ऑल्सो द फर्टिलाइजर, टी, वुड, पल्प, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट हो जाती है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट बताने पड़े, तो आप देख सकते हो। मारमाओ पोर्ट की हम बात करें, न्यू मैंगलोर पोर्ट की बात करें, कोचिन पोर्ट की बात करें, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये हमारे क्या आ जाता है भाई, हमारे केरला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोची पोर्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगा, कोचिंग पोर्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर लोकेटेड है ये वेम्बनाद कयाल में जो है लोकेटेड है। क्वीन ऑफ अरेबियन सीज को बोला जाता है। नेचुरल हार्बर है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी आपको यहाँ पर पोर्ट्स मिल रहे हैं वो सारे कैसे हैं, उनकी कंडीशंस नेचुरल है ना, नेचुरल पोर्ट्स हैं, बस ऊपर सेटअप लगा दिया गया है ना। क्लोज टू दिस पोर्ट हैज एन एडवांटेजियस लोकेशन बीइंग क्लोज टू द स्विस कोलंबो रूट। तो भाई यहाँ से क्या होता है, जो स्विस कोलंबो रूट जो है, स्विस कोलंबो जो रूट है यानी कि जो नीचे होते हुए जाता है, ये जो हमारा श्रीलंका जो है ना, ये इस रूट से जो है कनेक्ट हो जाता है। तो ये काफी जो है मतलब इसकी स्ट्रैटेजिक और एडवांटेजियस लोकेशन है। कलकत्ता की हम बात करें, थोड़ा सा आ जाओ हमारे इधर साइड, है ना, हमारे जो ईस्टर्न जो कोस्ट है उनकी साइड आ जाओ। तो भाई सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल है हमारा, यहाँ पर कोलकाता आ जाता है। और यहाँ पे जो है कलकत्ता पोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे ये हुगली रिवर जो बैंक रिवर है उसके पास जो है लोकेटेड है। 128 किलोमीटर अवे है फ्रॉम सी कोस्ट, डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, बहुत बड़ा है। पारादीप एंड हल्दिया डिक्रीज द प्रेशर। अब जो पारादीप पोर्ट थे और हल्दिया वाला जो पोर्ट है वो बना, और इससे क्या हुआ, इससे आप देखोगे कि इसमें प्रेशर थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि देखो मैंने बताया आपको जो अलग अलग रिवर्स होती हैं वो अपने सेडिमेंट सपोर्ट करती रहती हैं, तो यहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स आती हैं, अपने डेल्टा वगैरह बनाती हैं और अपना कुछ जो सिल्ट विल्ट जो होती हैं, जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, डिपोजिट करती रहती हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है ना। लार्जर हिंटरलैंड आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिंटरलैंड मतलब जो ये जो झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सब जो यहाँ पर इधर साइड आपको देखने को मिलेगा। एक्सटेंडेड पोर्ट फैसिलिटी टू द अदर कंट्रीज। तो भाई ये जो पोर्ट है, इधर पोर्ट आप देखोगे ना, इससे जो आप इधर साइड जाओगे, जो हमारी ईस्ट एशिया वगैरह जो है, यहाँ से ये ट्रेड फैसिलिटेट करता है। हाँ, हल्दिया पोर्ट की बात हो रही है, वही पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, इधर ही साइड बनाया गया था। ताकि हल्दिया पोर्ट क्यों बनाया गया था, ताकि कलकत्ता पोर्ट पर जो है यहाँ पर प्रेशर कम हो, ठीक है। चलिए है ना, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ से। फर्टिलाइजर, जूट प्रोडक्ट्स वगैरह को जो है, क्योंकि जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, जूट का प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा आप देखोगे कलकत्ता बंगाल में ही होता है। तो बंगाल से आप देखोगे यहाँ से जूट का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पारादीप पोर्ट की हम बात करें, महानदी डेल्टा पे जो है लोकेटेड है, इधर ही साइड होगा, ये इधर ही साइड है ना, पारादीप है ना, ये देखो ये पारादीप है हमारा। और इस पोर्ट की हम बात करें तो भाई ये कुटैक से जो है 100 किलोमीटर है, डीपेस्ट हार्बर है, हैंडल राज वेसल्स डेवलप टू द आयरन ओर। तो आयरन ओर का अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। क्लियर हुआ। तो ये सारे विशाखापट्टनम पोर्ट की हम बात करें, ये याद रखना, ये लैंड लॉक हार्बर है ना, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, अंदर चारों तरफ आप देखोगे इसके, है ना, ये ऐसा करके जो है अंदर ऐसा शिप जाते हैं, तो आप देखोगे ये पूरा लैंडलॉक है, अंदर पूरा जो है घुसना पड़ता है इसके, शहर के पूरे अंदर जो है जाना पड़ता है इसके। तो याद रखना कि विशाखापट्टनम जो है इकलौता क्या है, एक लैंडलॉक हार्बर है। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन के फॉर्म में जो है पूछा जा सकता है। चेन्नई पोर्ट की हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, ओल्डेस्ट पोर्ट है जो ब्रिटिशर्स द्वारा डेवलप किया गया था। तो देखो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपेंड करना कहां शुरू किया था, तो आप देखोगे ना इस रीजन में ही अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया था। सबसे पहला जो स्टेट है जिसको उन्होंने कब्जाया था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, वो कौन था, तो वो यही तो था भाई, यही तो था, यहीं पे तो पोर्ट्स डेवलप करने शुरू किए थे। वेस्ट बंगाल को सबसे पहले कब्जाया था उन्होंने। और वेस्ट बंगाल जो एरिया था उस टाइम पर वेस्ट बंगाल नहीं था, वेस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश
आज का बिहार, आज का उड़ीसा, ये सब किस में आता है भाई? ये सब जो आप देखोगे किस में आता है? ये सब जो है बंगाल में आया करता था पहले अंग्रेजों के टाइम पे। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स वगैरह करवाए थे, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह डेवलप जो है करवाए थे। एन्नोर पोर्ट की हम बात करें, है ना, टूतीकोरिन पोर्ट की हम बात करें, तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे हम कोलकाता की बात करें, थोड़ा सा नीचे आओगे उड़ीसा में, है ना, थोड़ा सा नीचे आप आओगे उड़ीसा में आपको पारादीप पोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट मिल जाएगा। तो ये जो है, फिर नीचे थोड़ा सा नीचे आओगे तमिलनाडु में जो है आपको एनकोर पोर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी जो चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? फटाफट से बता दो हाँ या ना, फटाफट से बता दो। इतनी चीजें क्लियर हो गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई? तूतीकोरन कोर्ट आपको जो चेन्नई में मिल जाएगा, है ना, कहां पर है भाई? तो ये पता होना चाहिए आपको। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनके देखो स्टेट के नाम पता होने चाहिए, जगह के नाम पता होने चाहिए, इनकी जो स्पेशल चीजें वो पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो ये सारी चीजें आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट की हम बात करें भाई, ये फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट थोड़ा सा महंगा होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है। और ये टाइम डिस्टेंस, मतलब अगर आप किसी भी डिस्टेंस को टाइम से कंपेयर कर रहे हो तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी है तो ये बेस्ट है ना। 25 मेजर एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो आई है, दे आर अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, ये सब जो जगह जो है आपको, है ना, इंदौर, पटना, आजकल तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, नोएडा में बनने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें आई होप जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ मेजर क्या है, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आपको जो देख सकते हो, हमारे दिल्ली वाला इंदिरा गांधी, है ना, ये दिल्ली में है, और अभी एक नोएडा में बन रहा है। तो बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनका जो है डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ हमारा जो है आई होप जो ये सेशन है वो बहुत अच्छे से जो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एंड करते हैं सेशन को और मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो आई होप इतनी जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।